तुमने मुझे कोई शेर नहीं सुनाया। अफसाने को सोते हुए अचानक याद आया। मेहरदाद जो झुककर तकिया उठा रहा था उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और तकिए से बिस्तर झाड़कर सोने के लिए लेटा। तुमने कहा ही नहीं। उसकी तरफ करवट बदली। कल तो ब्रेस की सड़कें नापते हुए तुमने मेरे कहने पर सुनाए थे क्या? अफसाने ने भुएं सुकेड़ कर देखते उसे पिछली याद करवाई। अच्छा सुनाता हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हो? वो थोड़ी देर को चुप हुआ, जैसे याद करने के लिए कर रहा हो कि क्या सुनाना है। हम एक दूसरे के लिए तो हम खूबसूरत हैं, हम एक साथ हैं तो मजबूत हैं, हम एक साथ हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आओ एक दूसरे के लिए अब्दी हो जाएं, आओ मिलकर बूढ़े हो जाएं। वो खामोश हुआ तो अफसाना ने बिना कोई तबसरा किए उसे देखती रही। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वो समझे शायद उसे नज़म पसंद नहीं आए। अफसाने ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर उसे उसका अंदाज़ अजीब लगा। वो आमतौर पर उसकी सुनाई गई नज़मों को खुलकर सहराती थी। क्या हम एक साथ बूढ़े हो पाएंगे? क्या पता ज़िंदगी इतनी मोहलत ना दे। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो बहुत ही मध्यम सा बोली। मेहरदाद का दिल एक पल को रुक गया। वो सांस रोके उसे देखे गया। ज़िंदगी हमारी प्लानिंग से तो नहीं चलती ना। क्या पता जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए मैं न रहूं। बात करते करते उसकी आंखों के कटोरे नमकीन पानी से भरते गए। अफसू बेबसी से उसका नाम लेकर वो उठ कर बैठा था। हो सकता है मैं सरवाइव ना कर पाऊँ। हो सकता है ना, नम लहजे में कहते वो रोने की तैयारी में थी। ये क्या उल्टे सीधे सोचती रहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसने उसे टपटते वाले अंदाज में कहा था। लेकिन तुम्हें अच्छी शायरी को सुनाने का तरीका ही नहीं आता। मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं सुनाऊंगा। वो खफा अंदाज में उसे घूरते हुए कह रहा था। अगर मैं ना रहूं तो तुम ख्याल रखोगे ना हमारे बच्चे का? अफसाने की आवाज़ भारी हुई। गले में आंसुओं का नमकीनपन महसूस हुआ था। मुझे जज्बाती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ख्याल नहीं रखने वाला। तुम खुद ही संभालना अपने बच्चे को। वो लब पीछे खफगी से उसे देख रहा था। अफसाने जवाब देने के बजाय आंखों पर बाजू रख गई थी। हद हो गई, साथ बूढ़े होने का कह दिया तुमने तो मरने की बातें शुरू कर दी। अभी अगर मैं कह दूं कि ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। कि ऐसी बातें मत करो। उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू आंखों से हटाया। अफसाने ने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देखा। मुझे डर लग रहा है, भीगे लहजे में कहते वो उठ के बैठी थी। अब तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हें यही टाइम मिलता है ऐसी बातें करने का। उसने मुंह बसोरा था। तुम मुझे तसल्ली दो, अपने रोने की बातें मत शुरू करो। वो रोहानसी हुई थी। तसल्ली की ज़रूरत तो अब मुझे पड़ गई है। आधी रात को उठ के खौफनाक बातें शुरू हो जाती हो तुम। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो अभी भी खफा था, लेकिन नरमी से उसे अपनी तरफ खींचा, हाथ उसके पेट पर बांधे। तुम कौन सा सीधे जवाब देती हो, अपनी बकवास शुरू कर देते हो। उसके एहसार में पुरसुकून होकर कंधों के पुष्ट उसके सीने से लगाते उसने सारा वजन उस पर डाला था। कंबल टांगों पर डालते उसने घुटने फोल्ड करके एक साइड पर किए थे। सर उसके बाजुओं के मसल पर रखा था। सीधा जवाब क्या दूं? तुम्हें तो कहा तो था मुझसे रोज़ लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं बोले जाते। मेहरदाद ने दूसरा तकिया उठाकर डबल करके दाईं तरफ रखा था। उसे पता था अब अफसाने को वही नींद आ जाएगी और आजकल बेचैन रहती थी। नींद की रूटीन भी ख़राब हो गई थी। अगर वो आरामदेह अंदाज में उसके सीने से लगकर नींद दराज थी तो वहीं सोने वाली थी। मेहरदाद को इसी तरह एडजस्ट करना था। वो उसे खुद से अलग करके तकिए पर सोने के लिए नहीं कह सकता था। ये कैसे हो सकता था कि वो अपने आराम के लिए उसे बेआराम करता? तुम बहुत बदतमीज़ हो। अफसाने की आंखें बंद हो रही थी। जितना भी बदतमीज़ हो, कम से कम रात को उठ के मौत के मंजर बयान करना शुरू नहीं कर देता। पता नहीं कितनी बार तुमने ख्यालों ही ख्यालों में मुझे मार दिया होगा। हाथ उसके पेट पर बांधे सर बेड ग्राउंड से लगाए उसकी भी आंखें बंद हो रही थी। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैं सिर्फ जनरल बात कर रही थी। औरतें मर भी तो जाती हैं डिलीवरी के वक्त। मैं आज पढ़ रही थी कि डिलीवरी के वक्त अमवात की परसेंटेज। मैं तुम्हारा इंटरनेट बंद करता हूँ। सुबह सबसे पहले यही काम करूँगा। उसकी बात काट कर उसने अपना इरादा बताया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा मुझसे बातें करो जब तक मुझे नींद नहीं आती। तुम बोलते रहो, हुक्मिया अंदाज में कह के वो आंखें बंद कर गई थी। जो हुक्म, लेकिन फिर मत कहना मैं बकवास करता हूँ। मेहरदाद ने बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोला था।
नहीं कहती, उसने नींद से बोझल लहजे में मुश्किल कहा था। मेहरदाद पता है नहीं कब तक बोलता रहा, यूं ही इधर उधर की बातें। जब नींद की वादी देवी अफसाने पर मेहरबान हुई तो वो आखिरी बात उसने मेहरदाद की सुनी वो यही थी कि सुबह तुम अपनी मम्मा को कॉल करना, उन्हें कुछ अरसे के लिए अपने पास बुला लो। आरेज और दरख्शे बेलमंट पार्क आए हुए थे। दरख्शे को राइडिंग करनी थी। उसने राइडिंग के लिए एक अरबी स्टालियन का इंतखाब किया था। खूबसूरत। उसने एक हाथ में घोड़े की बाग थामी और दूसरे हाथ उसकी गर्दन के बालों पर फेरा था। और ख़तरनाक, अगर आप अरबी खातून ना होती तो मैं कभी आपको राइडिंग के लिए इस घोड़े का इंतखाब करने के लिए ना कहता। वहाँ पर मौजूद आदमी की बात सुनकर दरख्शे ने हल्का सा मुस्कुराकर सर को खम दिया था। उसने केंच तान कर जैन की दुरुस्तगी कंफर्म की और घोड़े पर सवार हुई। आपका शुक्रिया। वो उस शख्स का शुक्रिया अदा करके आरेज भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया था। घोड़े को वॉक करवाते वो ट्रैक पर आए थे। घोड़ों को वार्म अप करवाने के बाद दोनों रेस के लिए तैयार हुए थे। देखते हैं कौन पहले चक्कर पूरा करता है। आरएस के चैलेंज करने पर दरख्शे ने तीखी आंखों से उसे देखा था। तुम्हें याद है ना, तुम एक अरब लड़की को घुड़सवारी के लिए चैलेंज कर रहे हो? उसने अब्रू मगरूराना अंदाज में उठाए थे। मुझे बिल्कुल याद है। उसकी सुनहरी भूरी आंखें धूप में मजीद सुनहरी हो रही थी। लेट्स स्टार्ट। दरख्शे ने बाप पर गिरफ्त बनाई थी। होल्ड ऑन सेकेंड, मुझे कुछ कहना है। वो उस घोड़े को उसके नज़दीक ले आया था। दरख्शे ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। अब क्या कहना था उसे? मेरे दिल की हिफाजत क्या करें क्योंकि आप इसमें रहती हैं। थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर मुस्कुराकर कहते वो सीधा हुआ और घोड़े को एड़ लगाई थी। आरेस तुम बच जाओ मुझसे, दरख्शे ने चिल्लाकर कहते अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया था। आरेस ने जोरदार कहका लगाया जिसकी आवाज़ दरख्शे तक बखूबी पहुंची थी। वो बेबसी से हंस दी थी। दरख्शे के मामले में वो ढीठ साबित हुआ था। वो जितना मर्जी घूरती धमकियाँ देती वो बाज नहीं आता था। फिर भी वो इतना क्यूट भी तो था। क्यूट और खूबसूरत शक्ल आरेस का प्लस पॉइंट था, वो मानती थी। रात को वो लोग डिनर करके अपार्टमेंट वापस आए थे। दरख्शे बाल ब्रश करके सोने के लिए आके लेटी तो आरेज ने दोनों गोद में रखे लैपटॉप पर से नजरें हटा के उसे देखा और मुस्कुराया। वो भी जवाबन मुस्कुराकर गुड नाइट कहते बाजू आंखों पे रखते करवट बदल गई थी। दरख्शम बाजू आंखों से हटाए बगैर हंकारा भरा था। मैं आई बॉदर यू व्हेन आई मिस यू, नरमी से पूछा गया था। दरख्शे ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। नजर मिलने पर पल के दोबारा झुकी थी। मे आई स्लैप यू व्हेन यू बॉदर मी, दरख्शे ने भी पल के 2 बार झपका के पूछा था। कितनी फ़नी है आप, वो ख्वामखा हंसा था। तुम भी तो कितने फ़नी हो, चोरी शुदा लाइनों से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। वो भी उसी के अंदाज में हंसी थी। गुड नाइट, इतनी मेहनत से लाइंस ढूंढता हूँ और दरख्शे पर असर ही नहीं होता। उसने मुँह बसोर कर लैपटॉप बंद किया था। मैं भी एक बात कहूँ, दरख्शे के पूछने पर भुएं सुकेट कर इस बात में सर हिलाया था। कुछ नहीं, सो जाओ। वो करवट बदल कर कंबल सर तक तान गई थी। आरेस कुछ देर उसके कंबल में गुम वजूद को देखता रहा, फिर सर झटक कर सोने के लिए लेट गया। टेबल लैंप ऑफ किया। कमरे की लाइट बंद हुई तो दरख्शे ने कंबल चेहरे से हटाया। उसने कहा जो कहना था उस पर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग रहा था उसे आरेस से कह देना चाहिए कि वो उसे पसंद आ गया है। मोहब्बत के बारे में उसे यकीन नहीं था कि थी या नहीं थी, लेकिन उसे वो अच्छा ज़रूर लगने लगा था। आजकल उसके दिमाग में हर वक्त उसी का ख्याल रहता था। उसकी बातों को सोचते रहना उसका फेवरेट मशगला था। वो उसे बताना चाहती थी कि जो भी उसके बारे में सोचती थी, लेकिन डर लग रहा था कि उसने हाथ बढ़ाया तो वो हाथ झटक ना दे। नींद में जाते वक्त तक वो इसी के बारे में सोचती रही थी। हफीज़ा खातून, क्या बनाया है आपने? जो भी बनाया है जल्दी ले आएं, बहुत भूख लग रही है। वो भी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी और शदीद भूख लग रही थी।
जी जी, मैं ला रही हूँ, आप 2 मिनट इंतज़ार करें। हफीज़ा खातून जल्दी जल्दी से ट्रे सेट कर रही थी। आर्मीने को यूनिवर्सिटी पसंद आई थी। वो बहुत आराम से वहाँ एडजस्ट हो गई थी। रूटीन भी सेट हो गई थी। घर वालों से भी तकरीबन रोज़ाना बात हो जाती थी। और रायत तो दिन में पता नहीं कितनी बार कॉल्स करता था। रायत का ख्याल आने पर मुस्कुराहट खुद ब खुद लबों पर बिखर गई। शादी से अभी तक का अरसा सेकंड्स में जहन के पर्दे पर रोशन हुआ था। वो बेख्तियार उसे सोचने लगी। अच्छा, तो वो शुरू से लगता था वो उसे बचपन से ही जानती थी, लेकिन वो इतना रोमांटिक था, आर्मीने को कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था। हफीज़ा खातून खाना लेके आई तो उसी वक्त आर्मीने का फ़ोन बजा था। रायत की कॉल। आर्मीने ने फ़ोन मेज़ पर रखे वॉच के साथ खड़ा किया, कानों में एयरपॉड्स लगाए और ट्रे गोद में रखी। अब वो खाना खाते हुए साथ साथ रायत से बातें कर रही थी। रायत की कॉल बंद हुई तो सारा तब्रेज़ी की कॉल आने लगी। वो उससे आज की क्लास में मिली थी। आर्मीने को वो अच्छी लगी थी। पहली ही मुलाकात में दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और अब वो उसे कॉल कर रही थी। उसने फ़ोन कान से लगाया था। समथिंग जस्ट लाइक दिस। वो सीटी पर चेन स्मोकर्स की धुन बजाते हुए रात के बर्तन धो रहा था जब दरख्शे की आवाज़ आई थी। मैंने अभी एक लाइन पढ़ी है, सुनाऊं? वो किचन में झाँकते हुए सादगी से कह रही थी। ज़रूर सुनाए। उसकी सीटी फ़ौरन बंद हुई थी। मेरा दिल अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता है, इतना ज़्यादा कि मुझे डर है कि तुम ही मेरा दिल बन गए हो। आंखें पटपटाकर कहते उसे देखा था। ग्लास आरेस के हाथ से छूटते छूटते बचा था। अब तुम्हारी बारी। वो उसके साथ आके खड़ी हुई थी। मैं, आप। वो अटका। दरख्शे खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम अपनी बारी तक अटक जाते हो। अपनी बारी तुम अटक जाते हो, वो शरारत से कहते मुस्कुराई थी। आपसे कौन जीत सकता है? वो ग्लास धोने लगा। ये तो है, उसने बेध्यानी से कहा था। आरएस ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या? इससे पहले कि सरसरी नज़र गहरी हो जाती, उसने नज़रों का जाविया तब्दील किया था। मूवी देखें? आरएस ने पूछा था। नहीं, दरख्शे ने इनकार किया था। ओके, फिर मैं सोने जाता हूँ। हो सकता है कल मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, इम्पॉर्टेंट काम है। वो उसे गुड नाइट कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो सोच था कि अगर वो अंदाज़ा दुरुस्त हुआ तो वो उसके पीछे कमरे में आएगी, नहीं तो लिविंग रूम चली जाएगी। अरे सुनो, वो वार्डरोब के साथ खड़ा कपड़े उलट पुलट कर रहा था जब दरख्शे की आवाज़ आई थी। अरेस के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन लब दांतों तले दबाकर उसने मुस्कुराहट दबाई थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। वार्डरोब के दरवाजे से टिक लगाकर बाजू सीने पर बांधे पैरों की कैंची बनाई थी। तुमने कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए। वो पाँव समेट कर बेड पर बैठी, तकिया गोद में रखा था। कहा तो था। और अगर मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ, तो वो धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। लगता है तो कह दे। उसने सादगी से उसे देखा था। वो जानता था कि वो क्या बात कर रही है, लेकिन वो इतने अरसे से बेचैन था, तो अब थोड़ा सा तंग करना बनता था उसका। दरख्शे कुछ देर उसे देखती रही। कहे, मैं सुन रहा हूँ। वो सादा चेहरा लिए उसे देख रहा था। देखा, मुझे सही लगता था। मुझे पता था मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगी तो तुम मेरा हाथ झटक दोगे। उसने तकिया बेड गोद से उठाकर बेड पर पटका था। ये कैसा इल्ज़ाम है? आपने भला कब हाथ बढ़ाया? उसने चेहरे पर मासूमियत तारी की थी। अच्छा है ना कि नहीं बढ़ाया, वरना तुम धुतकार देते। वो बाजू आंखों पे रख के लेट गई। अच्छा, आप कभी अच्छा गुमान भी करती हैं मेरे बारे में। वो चलते हुए उस तक आया था। उसके तकिए पर सर रखते हुए उसके साथ लेट गया था। दरख्शे ने बाजू आंखों से हटाते की कोशिश नहीं की थी। आज नहीं। आरेज ने बाजू सामने करते उसे जाने से रोका था। ये क्या बदतमीजी है? वो वापस लेटकर बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। आप बहुत आहिस्ता बोल रही थी, वहाँ से आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। उसने वहाँ लेटने की वजह बताई थी। हाँ, तो क्या कह रही थी आप अपना हाथ बढ़ाएंगी तो मैं हाथ झटक दूंगा। उसका बायां हाथ अपने दाएं हाथ में थामकर उसकी अपनी उंगलियों में उलझाई और हाथ ऊपर किया, जैसे रोशनी में गौर से देखना चाह रहा हो। मोहब्बत हाथ बढ़ाए तो कोई बदबख्त ही उसे ठुकराएगा, मेरी शरीके हयात।
आप अल्लाह ने आपको बनाया है, मुझे अपने वक्त के बुलंद होने पे कोई शक नहीं। आपको भी कोई भाव नहीं होना चाहिए। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। उसका लहजा दिल पे लगता था। फिर भी डर तो लगता है। उसने गहरी सांस भरते हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन आरेस ने उंगलियों पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। क्या पता डर बेबुनियाद हो। तुम बताओ ना। बताऊं? बताओ। 1 मिनट। वो उसका हाथ छोड़कर बेड से खड़ा हुआ, वार्डरोब तक गया और कुछ ढूंढने लगा। जब लम्हों बाद वापस आया तो हाथ की मुट्ठी बंद थी। वो उसके साथ आकर बैठ गया। ये क्या है? दरख्शे उठकर बैठी थी। शादी के वक्त ली थी, लेकिन दे नहीं पाया। उसने मुट्ठी खोली। उसके हाथ हथेली पर एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी, जगमगा रही थी। मुझे डर था कि आप इस रिंग को और उसके साथ जुड़े मेरे जज्बात को ठुकरा ना दे। वो हल्का सा हंसा था। दरख्शई अटक उसकी हथेली पर रखी अंगूठी देख रही थी। वो सच कह रहा था। उस वक्त उसे वाकई उसकी कदर ना होती। अरेज ने उसका हाथ थाम कर अंगूठी उसे पहना दी थी। उसे मालूम था आज उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊं, आपका डर कितना बेबुनियाद है। वो उसके नज़दीक हुआ था। ये क्या तरीका है बताने का? उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी या सुस्त। वो फैसला नहीं कर पाई थी। यही सही तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी तरफ आएँ तो मैं कभी आपको दूर नहीं करूँगा। दरख्शे ने आंखें बंद की। कोई फ़ायदा नहीं होगा। बंद पलकों के बाहर भी उसका अक्स था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोल दी थी। इजाज़त है बताने की? वो इजाज़त मांग रहा था। वो इजाज़त ना देती तब भी सांसें तंग पड़ जाती, लेकिन क्या अब भी उसे इजाज़त की ज़रूरत थी? जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में डूब जाती हैं, मैं देखता हूँ गहरी सुबह की एक झलक। मैं देखता हूँ ज़माना कदीम में गुजरी एक कल, और मैं देखता हूँ वो जो मैं नहीं जानता, और मैं महसूस करता हूँ कायनात को बहता हुआ मेरी और तुम्हारी आंखों के दरमियान। अफसाने लॉन में चहल पहल कदमी कर रही थी जब उसका फ़ोन बजा। हैदर जमान की कॉल थी। सलाम। सलाम, कैसे हैं आप? नरमी से कहते वो एक तरफ पड़ी लॉन चेयर्स की तरफ आई थी। कुछ देर उनसे बात करती रही, छोटी छोटी बातें, सबका हाल अहवाल। डैड, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। गुफ्तगू में मेहरदाद का जिक्र हुआ तो उसे याद आया उसने कुछ पूछना था उनसे। आपके और मेहरदाद के बाबा की दोस्ती कैसे हुई थी? मैं कुछ अरसे से पूछना चाह रही थी, लेकिन फिर जहन से निकल जाती थी। उसके सवाल पर वो कुछ पल खामोश हो गए, फिर बोले तो ठहरा लहजा था। मेरे उसकी दोस्ती अचानक हुई थी। वो अमेरिका सेटल होना चाहता था, लेकिन फिर उसे एक ईरानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो उसकी खातिर ईरान शिफ्ट हो गया था। उसकी शादी के बाद हमारी बहुत कम मुलाकात हुई थी। मुझे उसकी वफ़ात की खबर उस वक्त मिली तब मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरे लिए उस वक्त ईरान जाना मुमकिन नहीं था। मैं उसके जनाजे पर नहीं जा पाया और इस बात का गिल्ट मुझे अब तक है। मध्यम आवाज़ में बोलते उनके लहजे में शर्मिंदगी थी। बस इतना ही? आप उनके जनाजे पर नहीं जा सके और सालों बाद उनके बेटे को बिना परखे अपनी बेटी दे दी? ये कैसी दोस्ती थी आपकी? वो हैरान हुए थे। आरफिन मेरा दोस्त था अफसाने, वो दोस्त जिसने तब मेरी मदद की जब बाकी सब मेरा साथ छोड़ गए थे। उस वक्त मैं बिज़नेस की दुनिया में अपना कदम जमाने की कोशिश कर रहा था, तो कामयाबी आने के साथ साथ बहुत सी दुश्मनियाँ भी पैदा हो गई थी। एक बार मेरे एक बिज़नेस राइवल ने मुझ पर हमला करवाया था। मैं अपने शहर से दूर था, अकेला था। तब आरफिन ने मेरी मदद की थी और ख़ुद को ख़तरे में डाल के मुझे वहाँ से निकाल कर लाया था। वो बहुत ज़ख्मी हो गया था, बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। मैं उसका वो कर्ज नहीं उतार सकता। उसने उसके अलावा बहुत मौक़ों पर मेरी मदद की। मैं कभी चाहकर भी उसकी की गई मेहरबानियों का बदला नहीं दे सका। उसने मांगा भी नहीं। उन लोगों में से तो सिर्फ देना जानते हैं, कभी बदले में कुछ नहीं मांगते। उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। अफसाने उनकी कैफियत समझ सकती थी। वैसे तो दोस्तों के बारे में बोलते हुए आवाज़ खुशी और उमड़ते जज्बात से लर्जिश का शिकार हो जाए करती है, लेकिन जब वो दोस्ती माजी का किस्सा बन जाए तो उनके किस्से छेड़ते हुए दिल में ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, दिल भी भर आता है। दोस्तों का बिछड़ना आसान नहीं होता। वो लम्हे जिनमें मिल के हंसे हों वही सबसे ज़्यादा रुलाते हैं। उनकी यादों में और अगर उनकी यादों में
पछतावा भी शामिल हो तो वो फिर जानलेवा होता है। आर्मी ने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आई तो उसकी नई दोस्त सारा तब्रेज़ी अपनी गाड़ी में बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो हल्के घुंघराले बालों वाली खुशशक्ल लड़की थी। आंखों पर बड़े फ्रेम वाले गोल चश्मे भी लगाए रखे थे, लेकिन उसे ये देखकर पता नहीं चलता था कि वह नज़र का चश्मा है या फैशन के तौर पर पहना गया है। तुम तो वक्त की पाबंद हो, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। आर्मी ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी थी। कहा था ना मैं देर नहीं करती। सारा तब्रेज़ी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। मुझे यकीन आ गया, आर्मीने ने फ़ोन बैग से निकालते हुए कहा था। मैं ज़रा अपने शौहर को बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वरना वो परेशान रहेगा और कॉल्स कर करके मुझे भी परेशान करता रहेगा। आर्मीने के कहने पर सारा तब्रेज़ी ने मुस्कुराकर सिर को खम दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। रायन, वी आर इन ट्रबल। ऑफिस में आते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो बिना इजाज़त लिए सेलिना उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। रायन ने सर उठा के देखा। सेलिना के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ बताती थी कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है? उसने संजीदगी से पूछा था। कुछ हुआ है जो तुम्हारे इल्म में होना चाहिए। सेलिना ने लब काटते हुए उसे देखा। रायन ने बिना बोले सर हिलाकर बात जारी रखने का इशारा किया था। जब तुम यहाँ नहीं थे तो कुछ लोगों के साथ आरेज और मेरी बहस हो गई थी और उन्होंने हमें संगीन नताइज की धमकियाँ दी थी। एक मिनट, तुम शुरू से बताओ, कौन लोग, कैसी बहस? रायन ने उसे टोका था। क्या मतलब कौन लोग? हमारे राइवल कौन है भला? उन्हीं के साथ नया एमडी आया है टाडा वालों का, उसी के साथ बहस हो गई थी। वो कह रहा था हम प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएं। तुम लोग कहाँ मिले थे उसे? रायत, क्या तुम टोको बगैर मेरी बात सुनोगे? मैं ऑलरेडी बहुत सीरियस हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम एक मेहरबानी करो, मुझे बात पूरी करने दो प्लीज़। वो दांत भींचकर जब्त से कह रही थी। ओके, तुम बताओ। रायत ने उसका चेहरा देखा। सुर्ख था, शायद बुखार था उसे। शुक्रिया। तो बात यह है कि तन से कहते वो भूलती गई। रायत बिना टोके उसे सुने गया। थोड़ी देर बाद वो चुप हुई तो रायत का चेहरा सुर्ख हो चुका था, लेकिन बुखार से नहीं, गुस्से से। तुम तो कह रही थी कि रायत कल से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है, और तुम्हें लगता है मैं उसमें टाडा वालों का हाथ है? वो और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? सीरियसली? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था तुम लोगों को। खिंचे चेहरे के साथ वो जैसे अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। तुम अपनी शादी में मसरूफ़ थे, फिर मैंने बताना चाहा तो आरेज ने कहा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। तब तुम अपने हनीमून पे थे। सेलिना के चेहरे पर आई कड़वाहट जायद देख नहीं सका था, क्योंकि वो फ़ोन पर आरेज का नंबर मिला रहा था। नंबर बन जा रहा था। उसके माथे पर बल पड़े थे। या आरेज एक बार मिले तो इसे मैं सीधा करूँगा। अब वो दरक्षे का नंबर ढूंढ रहा था कि उसे कॉल करके पता करे, लेकिन इससे पहले दरक्षे की कॉल आ गई थी। मरहबा। उसने फ़ोन कान से लगाया था। रायत, आरेज कहाँ है? दूसरी तरफ से दरक्षे का सवाल सुनकर वो लब भींच गया था। रायत, मेरा कल से राब्ता नहीं हुआ उससे, नंबर भी बन जा रहा है उसका। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हारे साथ है? तुम्हारी बात हुई है उससे? उसे कहो मुझे कॉल करे। दरक्षे की आवाज़ में महसूस की जा सकने वाली बेचैनी थी। अब वो उसे क्या जवाब देता? उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ था, लेकिन कुछ तो कहना था। वो जहाँ भी है ठीक है, तुम परेशान मत हो। उसने आवाज़ नॉर्मल रखी थी। मेरी बात कराओ उससे भी कर लेना बात, लेकिन मैं अभी तुम्हारा कुछ लगता हूँ, भाई हूँ शायद। मुझसे भी हाल पूछ लो, गुनाह नहीं मिलेगा। वो जानबूझ के उसे चिढ़ा रहा था ताकि उसका ध्यान आरेज से हट जाए, क्योंकि उसके पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। रायत, मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। अभी आरेज के पास ही जा रहा था, उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। मैं कराऊँगा तुम्हारी बात, अभी फ़ोन रखो। उसकी बात सुने बगैर उसने फ़ोन बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उठो, हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं। वो स्टैंड से कोट उठाकर पहन रहा था। लेकिन क्यों? वो चेयर छोड़कर खड़ी हुई थी। तुमने बताया ना अभी कि वो कैलिफोर्निया गया था, किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, तो हम वहीं जा रहे हैं। वो मेज़ के पीछे से घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सेलिना हड़बड़ा के उसके पीछे गई थी।
उसका दिल घबरा गया था। आरएस को घर से गए 3 दिन हो गए थे। पहले 2 दिन तो उनकी सरसरी सी बात हुई थी, लेकिन सिर्फ हाल अहवाल तक। कल का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। पहले पर तो दरख्शन ने उसे कॉल नहीं की, वो खुद कॉल करे, लेकिन रात तक उसकी बस हो गई थी। उसने कॉल किया, लेकिन आरएस का नंबर रात से बंद जा रहा था। पूरी रात वो वक्फे से उसका नंबर ट्राई करती रही थी, लेकिन नंबर ऑन नहीं हुआ था। इसी परेशानी में कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह उठते ही पहला ख्याल आरएस की तरफ गया था, लेकिन नंबर अभी भी बंद जा रहा था। रायत को कॉल करके पूछा तो उसके कहने पर कि वो आरएस से मिलने जा रहा है, थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। वो बेध्यानी से बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी को घुमाते हुए उसी के बारे में सोच रही थी। उसने गहरी सांस लेते आंखें बंद करके खोली, नज़र अंगूठी तक गई थी। उसे याद आया जिस रात आरएस ने उसे ये अंगूठी पहनाई थी, उससे अगली सुबह उन दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया था। फिर वो उसी दिन चला गया था। वो वहीं सोफे पे लेट गई थी। आंखें बंद की तो 3 दिन पहले की सुबह आंखों के सामने घूम गई थी। ये आप क्या कर रही हैं? वो किचन में नाश्ते के बर्तन धो रही थी जब आरएस की आवाज़ पर चौंक के उसे देखा था। नाश्ते के बाद आरएस का फ़ोन बजने लगा तो वो कॉल सुनने चला गया। तो दरख्शन ने सोचा वो बर्तन धो ले। मैं बर्तन धो रही हूँ, प्लेट और स्पंज उसे दिखाया था। क्यों धो रही हैं? मैं कर लेता। उसने आगे बढ़कर प्लेट उसके हाथ से लेनी चाहिए थी। मैं कर रही हूँ ना। वो पलट के उसके पहुंच से दूर होते रुख मोड़ गई थी। लेकिन नाश्ता मैंने बनाया था तो बर्तन भी तो मैं ही धो लेता। वो उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि नाश्ता भी मुझे बनाना चाहिए था? वो अपने पीछे उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाया करें आप। मुझे आदत है काम करने की। मैं बचपन से मामा के साथ किचन में करवाता रहा हूँ। मुलाजमों के होते हुए भी मैं अपना काम खुद हमेशा करता था। कपड़े प्रेस करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, अपना रूम सेट करना, मुझे तकरीबन सारे काम आते हैं। बस कपड़े धोना मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैं नहीं करता। उसके पीछे खड़े होते उसके दाएं बाएं से हाथ गुजार कर उसने प्लेट और स्पंज दरख्शे के हाथ से लिए थे। अब वो थोड़ी उसकी गर्दन पे रखे बातें करते हुए प्लेट धो रहा था। जब तुम घर नहीं होगे तब तो मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे ना। बात करते हुए उसके दिल की धड़कन मुतज़लज़िल थी। उसे पहले कभी आरएस से शर्म नहीं आई थी, लेकिन गुजरी रात के बाद वो उससे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। अजीब झिझक महसूस हो रही थी उसे। उसने सर झटक कर खुद को नॉर्मल किया। इतना भी क्या शर्माना? कोई बात नहीं, आप बर्तन सिंक में जमा कर लीजिएगा, मैं उधर आके धो लूँगा। मैं आकर धो लूँगा, मगन अंदाज में कहते उसने कॉफ़ी का मग पानी की धार के नीचे किया था। ओके, अपनी बात पे कायम रहना। फिर दरख्शन ने वहाँ से जाने का सोचा था। घबराहट की अपनी जगह, लेकिन दिल नहीं माना। ऐसे उसका नज़दीक होना अच्छा लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर पानी की धार के नीचे किया। हथेली में पानी भरकर उसने पानी आरएस पर फेंका था। ये मत करें। आरएस ने चेहरा उसकी गर्दन से रगड़ के साफ किया। दरख्शन को गर्दन पे गुदगुदी हुई थी। उसने दोबारा पानी हथेली में भरकर उस पर फेंका था। रुकिए आप ज़रा। वो आखिरी चम्मच धोकर स्टैंड में रखता मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। दोनों हाथ की ओक बनाकर उसमें पानी जमा किया और हथेलियाँ दरख्शे के गालों पर रखी थी। पानी उसकी गाल से होता हुआ गर्दन पे गया और शर्ट गीली कर गया था। ये फाउल है, तुम्हारे इतने बड़े बड़े हाथ हैं, मैंने थोड़ा सा पानी फेंका था तुम पे। उसने पलट के उसकी बाहों का घेरा तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसका रास्ता रोके हुए था और पानी दोनों हाथों में भर भर कर उस पर फेंके जा रहा था। आरएस मत करो, वो हंसते हुए दोनों हाथ चेहरे के आगे किए हुए थी। उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शुरू किसने किया था? उसकी तरफ देखते आरएस की मुस्कुराहट सिमटने लगी थी। कुछ देर पानी का हमला नहीं हुआ तो दरख्शन ने हाथ हटाकर चेहरे से हटा के उसे देखा था। वो यकटक उसे ही देख रहा था। नज़रें मिलते ही जैसे बर्की लहर सी दरख्शे के अंदर से गुजरी। उसने झुरझुरी सी ली थी। पानी ठंडा था। वो अटकी। आरएस के गर्दन में गिल्टी सी भरकर मौदूम हुई थी। फासला वैसे भी ना होने के बराबर था। वो मज़ीद उसके नज़दीक हुआ था। दरख्शन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे होना चाहा, लेकिन उसकी कमर में बाजू डालता वो उसे करीब कर गया था। डोरबेल की ज़ोरदार आवाज़ से दरख्शे के ख्यालात का तसलसल टूटा था। वो दिल पे हाथ रख के उठ के बैठी थी। नज़र घुमा कर इर्द गिर्द देखा। आरएस कहीं नहीं था। उसे फिर से मायूसी ने आन घेरा था। वो चेहरे पे
हाथ फेरते उठ के दरवाजे तक आई। दरवाजे पर जज़्बू वक्ती मुलाजमा थी जो अपार्टमेंट की सफाई करने आती थी। मुलाजमा लिविंग रूम की सफाई कर रही थी। दरख्शे मेज़ पर पड़ा खाली कॉफ़ी का मग लेकर किचन में आई थी। मग धोते हुए दिल बहुत उदास हो रहा था, रोना भी आ रहा था। इतना भी जज्बाती नहीं होते दरख्शे, उसने खुद कलामी करते पलके झपक कर आंसू रोकने चाहे थे, लेकिन उसने मग वहीं काउंटर पर रखते मोबाइल उठा के आरएस का नंबर मिलाया। वहीं मनहूस कंप्यूटराइज्ड आवाज़ सुनाई दी जो उसे इतला दे रही थी कि मतलूबा नंबर बंद है। उसने झुंझला कर रायत को कॉल मिलाई। घंटी जा रही थी। वो लाउंज में बैठी मैगजीन के सफ़ात पलट रही थी जब दुनिया की आमद हुई थी। बहुत ही बेकार मैगजीन है, थोड़ी सच्ची ज़्यादा झूठी खबरें होती हैं इसमें। दुनिया फ्रेश सी आवाज़ में बोलती उसके सर पे आके खड़ी हुई थी। कैसी हो दुनिया, बैठो। अफसाने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सोफ़े की तरफ इशारा किया था। फ़ारसी रस्मुल ख़त अरबी से मिलता जुलता था तो इसी वजह से उसे पढ़ना आ जाता था। वो अब तो फ़ारसी भी उसे समझ में आने ही लग गई थी, लेकिन फ़िलहाल वो मैगज़ीन नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ तस्वीरें देख रही थी। तुम्हारे सामने हूँ, फ्रेश और ख़ूबसूरत। वो हाथ में पकड़ा डब्बा मेज़ पे रखते शाहाना अंदाज में सामने वाले सोफ़े पर टांग पे टांग रख के बैठी थी। अफसाने ने मुस्कुरा कर सर खम देते एक नज़र डब्बे को देखा था। मिठाई है, मेरी मंगनी हो गई है। मैंने सोचा खबर तुम्हें खुद दे दूं। वो हस्बे आदत मुस्कुरा के बोली थी। मुबारक हो। अफसाने ने मुस्कुरा कर दिल से मुबारक दी थी। कहीं दूर अंदर दिल में एक तरह का इत्मीनान भी भर गया था। तुम इतनी मुतमईन मत हो, मेहरदाद मेरा दोस्त है, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर तो कभी नहीं जाऊंगी। दुनिया ने मुस्कुराकर आंखें घुमाई थी। अफसाने ने लब भींचे थे। दुनिया को बर्दाश्त करना अफसाने के लिए हमेशा सब्र आजमा होता था। एक ऐसी दोस्ती है कि वो तुम्हें बाजू से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। अफसाने ने पुरानी बात का हवाला दिया जब दुनिया उसके कमरे में सो गई थी और मेहरदाद ने कंबल समेत उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। तुम नहीं समझोगी, लेकिन मुझे दाद की किसी भी बात पर कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जितना भी गुस्सा कर ले, उसने एक वादा किया था मुझसे कि वो उसका हमेशा पाबंद है और हमेशा रहेगा। वो उठी गर्दन से बोल रही थी। कैसा वादा? अफसाने ने मुँह सुखेड़ के उसे देखा था। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं और दाद कज़न तो थे, लेकिन हमारा कभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। जब वो छोटा था तो मैं वही का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। एक्चुअली काफ़ी जुल्म करती थी वो उस पर, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को इतनी संजीदगी से नहीं सोचा था। वो मेरे लिए सिर्फ एक कज़न था और वो मुझे तब पसंद तब आया था जब उसने मेरे स्कूल के कुछ लड़कों को इसलिए मारा था क्योंकि वो मुझे तंग करते थे। मुझे लगा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मुझे नहीं मालूम था कि वो वाकई मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन मुझे मोहब्बत ही लगी थी। लेकिन मेरी मोहब्बत खुद गर्ज थी। नाप तोल कर मोहब्बत की मैंने, फ़ायदा नुकसान देखकर। वो मेरा कज़न था, हैंडसम था, प्रोटेक्टिव था, पॉपुलर बॉय था। टीनेजर में लड़कियों को हेड बॉय पसंद आते हैं ना। वो हल्का सा हंसी थी, लेकिन उन लड़कों को पिटने से पहले भी एक वाक़या हुआ था। मैं वो भी तुम्हें सुनाती हूँ तो सुनो। एक बार मेरा पालतू खरगोश मर गया था। मम्मी पापा आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। तब मैं अपने पेपर्स की वजह से घर पे थी। मैं मम्मी से नाराज़ थी कि वो बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं है, मुझे अकेला छोड़कर चली गई वगैरह वगैरह, जो कि सच भी था। हमारे घर में ऐसा ही था, कोई किसी की कोई परवाह नहीं करता, सब अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहते हैं। लेकिन बात अगर कुछ लड़ाई झगड़े की हो तो सब आगे होते हैं। खैर, मैं अपनी खरगोश का बता रही थी तो जिस दिन मैं बैठी अकेली रो रही थी, उस दिन मेहरदाद मेरे पास आया। उसने मुझे तसल्ली दी। मेरा हाथ ज़ख्मी था, उसने मेरे ज़ख्म पर पट्टी बांधी। मैंने फिर भी रोना बंद नहीं किया तो उसने मुझसे पूछा कि मैं खरगोश के लिए रो रही हूँ या हाथ ज़ख्मी होने पर। दुनिया की आंखें अफसाने पर टिकी हुई थी, लेकिन ख्याल के पर्दे पर बरसों पुराना वो मंजर लहरा रहा था। अफसाने ने पहलू बदला। उसने तसव्वुर करना चाहा, रोती हुई दुनिया और उसका हाथ पकड़कर पट्टी बांधता हुआ मेहरदाद। वो इस तस्वुराती मंजर से जलन महसूस हुई थी, जबकि दुनिया अभी भी बोल रही थी। उसके नरम लहजे में पूछने पर मैं छुपा नहीं सकी। मैं उसे सब बताती गई कि किस तरह मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, और अपने स्कूल में तंग करने वाले लड़कों को भी मैंने उसे बताया
का भी मैंने उसे बताया। उस दिन उसने मुझसे कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। अगर वक्त ऐसा आया कि कोई भी मेरे हक में ना हुआ, तब भी वो आएगा मेरे लिए। मुझे लगा कि वो शायद मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो अपने वादे का बहुत पक्का था। मैंने उसे जब जब बुलाया वो आया। मुझे लगा उसे भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो सिर्फ कज़न होने के नाते मुझे बहुत अहमियत देता था या जो भी, लेकिन मोहब्बत उसे कभी नहीं हुई थी मुझसे। वैसे वाली मोहब्बत जो मैं उससे चाहती थी, वैसी मोहब्बत जो वो तुमसे करता है, जिसकी वजह से उसने सारे ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी की। मैंने उससे एक बार कहा था कि वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन उसने कहा था कि वो शादी उससे करेगा जिसके साथ वो अपना घर बना सके। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई, गुस्सा भी आया। घर तो वो मेरे साथ भी बना सकता था, लेकिन पता है उस बात का असल मतलब मुझे कब समझ आया? क्या तुम्हें वो दिन याद है? यकीनन याद होगा। तुमने थोड़ी देर पहले उसी तो हवाला दिया है, जब दाद ने मुझे पकड़कर कंबल समेत दरवाजे से बाहर धकेला था। तो उस दिन तुमने और मैंने लॉन में वॉक करते हुए कुछ बातें भी की थी। अगर तुम्हें याद हो तो वो 1.5-2 साल पुरानी बात कर रही थी। अफसाने ने याद कराना चाहा कि उनकी क्या बात हुई थी। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे परवाह नहीं पता कि दाद ने तुमसे शादी क्यों की है, लेकिन हमारी वॉक के इख्तिताम पर जब हम घर के अंदर गए और तुमने मेहरदाद के लिए बनाई गई चाय की ट्रे में एक चीज़ का इजाफा किया, सर दर्द की मेडिसिन का इजाफा, क्योंकि दाद को सर दर्द था। इस लम्हे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तब तुम दोनों के आपस में ताल्लुकात भी इतने खुशगवार नहीं थे। अफसाने जो साकित से उसकी बातें सुन रही थी, उसकी बात पर चौंक के उसे देखा था। मुझे ऐसे मत देखो, सबको पता चलता है, और तुम मुझे अपने मुंह से कह चुकी हो कि तुम अपना कज़न अपने पास रखो, तो उसके बावजूद और तुम उस दिन मेरा दाद पर हक जमाना भी देख चुकी थी। हाँ ठीक है, उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें उस पर थोड़ा भी शक होना चाहिए था, उस पर गुस्सा होना चाहिए था। लेकिन तुम उसके लिए चाय और दुआ लेकर गई। तोनिया सर नफ़ी में हिलाते जैसे अभी तक हैरान थी। उस दिन मुझे समझ आ गई मेहताब रज़ा की तलाश तुम पर क्यों ख़त्म हुई, तुम क्यों उसकी ज़िंदगी में थी, क्योंकि तुम्हें ही होना चाहिए था, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। वो उदासी से मुस्कुराई थी। अफसाने सांस रोके उसे देख रही थी। मैं क्या बातें लेके बैठ गई? तुम परेशान मत हो, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। उसका पहला स्टेप तुम्हारे सामने है। मज़ा अच्छा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी कदर करता है। हम तमरीज़ में नहीं रहेंगे शादी के बाद, शायद अमेरिका शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरा तुम लोगों से राब्ता रहे। और वो बोलते बोलते चुप हो गई थी, फिर गहरी सांस भरते नफ़ी में सर हिलाया और सोफे से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, जल्दी से कहते वो पलट कर लाउंज की दहलीज पार कर गई। अफसाने साकिन बैठी उसे जाते हुए देखती रही। आज उसे दुनिया बुरी नहीं लगी थी। वो संजीदगी से सामने देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। गाहे गाहे फ़ोन पर किसी का नंबर मिलाता, थोड़ी देर बाद झुंझलाकर फ़ोन काट देता। सीरीना ने कनखियों से उसे देखा। वो कितनी देर से कैलिफोर्निया में मौजूद अपने ऑफिस मैनेजर से कांटेक्ट में था। हर थोड़ी देर बाद उसे अपडेट लेता, लेकिन आरेज़ की कोई खबर नहीं मिली थी। आखिरी बात यही थी कि कल से आरेज़ का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तुम परेशान मत हो, हम वहाँ जा तो रहे हैं, मिल जाएगा आरेज़, वो ठीक होगा इंशाल्लाह। सरीना ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। सरीना 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 तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते उसने स्टीयरिंग पे हाथ मारा था। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी, तुम्हें कॉल भी की, लेकिन तुमने ये कहकर कॉल बंद कर दी कि तुम कॉल बैक करोगे, और मैं इंतज़ार ही करती रही, मगर तुम्हारी कॉल नहीं आई। तुम शायद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मसरूफ़ थे, तभी तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया। वो अपने लहजे की करवाहट छुपा नहीं पाई थी। रायत ने सुलग के उसे देखा था। तुम बार बार मेरी शादी को बीच में क्यों ला रही हो? मुझे वापस आए इतने दिन हो गए हैं, तुम अब बता सकती थी मुझे। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ दिन पहले जब फ़ोन सुनते हुए तुम परेशान नजर आई, तो मैंने पूछा था कि किसकी कॉल है, लेकिन तुमने कहा रॉन्ग नंबर। तुम्हें उस वक्त मुझे बताना चाहिए था कि वो लोग तुम्हें धमका रहे हैं,
लेकिन तुम खामोश रही। तो अब मुझे बार बार शादी का कह के क्या जिताना चाहती हो तुम? हाँ, दुरुस्ती से कहते उसने खतरनाक अंदाज में स्टीयरिंग घुमाते मोड़ मोड़ा था। सरीना ने सीट बेल्ट मजबूती से पकड़ ली। वो गुस्सा कम करता था, लेकिन इस वक्त वो उसके गुस्से से वो वाकिफ थी। तभी खायब सी होकर धीरे बोलने लगी थी। मैं बताती, लेकिन मुझे अरेज ने मना किया था। उसने कहा कि शट अप। बेजारी से उसे टोक कर वो फ़ोन पे आती कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। सरीना ने लब भींचे थे। तुम्हारी बात हुई हारिस से? उसके मरहबा कहने पर फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद दरख्शे का सवाल उसे लब भींचने पर मजबूर कर गया था। दरख्शे यार, वो ठीक है, बताया तो था तुम्हें, वो झुंझला के बोला था। उसकी अपनी हालत भी दरख्शे से मुख्तलिफ नहीं थी। उसे रह रह कर अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोस्त से इतना बेखबर कैसे हो गया? तो तुम मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे उससे? वो दबा दबा सा चिल्लाई थी। हाँ ठीक है, मेरा राब्ता हो रहा है, नहीं पा रहा उससे। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम दुआ करो कि वो मिल जाए, ताकि मैं उसे 2 थप्पड़ लगा के बताऊँ कि बातें छुपाने से कितना नुकसान हो सकता है। एक ही सांस में कहते उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि आरेस कहीं से भी उसके सामने आ जाए। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो शायद रो रही थी। दरख्शे यार, प्लीज़ मत रो, वो बेबसी से बोला था। मैंने अभी कॉफ़ी का खाली कप धोया है। दरख्शे ने ज़ुकाम ज़दा सी आवाज़ में कहा था। अच्छा, हाउ नाइस। उसे समझ नहीं आई कि वो बताने का क्या मकसद है। मैंने कब धोया है? खुद धोया। उसका गला आंसुओं से रूंधा हुआ था। बात के अख्ताम पर वो बुलंद आवाज़ से रो दी थी। दरख्शे जैसे स्पार्क हुआ। अचानक वो उसे समझ आया कि वो क्या कह रही थी। रात का तो मानो दिल किसी ने मुट्ठी में ही जकड़ के भींच दिया था। मैं करता हूँ वो कॉल। वो बमुश्किल इतना ही कह पाया था और कॉल काट दी थी। फ़ोन डैशबोर्ड पे फेंकते उसके चेहरे के अज़लात तने हुए थे। सरीना ने एक नज़र उसे देखा, फिर चुप रहने में ही आफियत समझी थी। वो गाड़ी से निकल रहे थे जब आर्मीने की कॉल आई थी। मरहबा। आर्मीने की चहकती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसके तने हुए चेहरे पर दरार पड़ी थी। आर्मीन कैसी हो? नरमी से पूछते उसने गाड़ी रिमोट से लॉक की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि रायत, हमें देर हो रही है। तुम अपनी बीवी से बाद में भी बात कर सकते हो। अभी चलो। सरीना के करख लहजे पर रायत ने घूर के उसे देखा था। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद तो ज़रूर थी कि फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद आर्मीने तक भी गई थी। तुम मसरूफ़ हो, मैं बाद में कॉल कर लूँगी। उसके लहजे की खफकी रायत ने लब काटे थे, लेकिन फ़िलहाल उसे जाना था। वो उसे कोई वजाहत नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, ओके? उसने कदम सरीना की मोयत में आगे बढ़ाए थे। आर्मी ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर गई थी। या अल्लाह, वो फ़ोन कोट की जेब में डालता आगे बढ़ गया था। वो जानता था कि वो खफा होकर फ़ोन काट गई है, लेकिन वो उसे मना लेता। अभी आरेज को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। मुलाजमा के जाने के बाद पता नहीं कितनी ही देर गुजरी थी जब उससे इसी तरह सोफे पर सिमट कर रोते हुए। जब डोरबेल बजने की आवाज़ आई, उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो वहाँ से उठकर जाए, ना ही उसके जिस्म में इतनी हिम्मत बची थी। फिर उसे ख्याल आया कि आरेज ही ना आया हो। वो बची कुछ ही हिम्मत मजमा करके दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन दरवाजे पर आरेज की जगह फातिमा को देखकर वो वहीं उनसे लिपट कर रोने लगी थी। दरख्शे। फातिमा आवाज़ बाख्ता से उसे संभालते हुए अंदर आई थी। दरख्शे, मेरी जान, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने परेशानी है से ही दर पे सवाल किए थे। आरेज की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाई, पे दरख्शे से पूछा था, आरेज कहाँ है? दरख्शे को मजीद रोना आ गया था। सारा मसला तो यही था कि वो नहीं था। ममा, आरेज, वो बेरब्त अंदाज में आंसुओं के दरमियान उन्हें बताती गई। रायत से जो बात हुई थी वो भी। फातिमा से उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। उन्होंने सारा को फ़ोन किया और उन्हें हैदर जमान के साथ अपार्टमेंट आने का कहा था। दरख्शे, मेरी जान, संभालो खुद को, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रायत को गलतफहमी हुई होगी। उसका फ़ोन ख़राब होगा या फिर वो मसरूफ़ होगा। वो आ जाएगा, तुम देखना। उन्होंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाते रोती गई थी। जहन में आरेज की बातें घूम रही थी जब वो जा रहा था। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना ज़रूरी है, वो बेदिली से कहते हुए दरवाजे के साथ रुका था। आप मुझे याद करेंगी? वो उससे आज भरी नज़रों से देख रहा था। पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं, दरख्शा ने सादगी से कहते हुए कंधे उचकाए थे। आरेज ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। कुछ सुनाओ? उसके पूछने पर दरख्शा ने उस बात में सर हिलाया था।
हम अपना किरदार बदल लेते हैं। तुम इंतज़ार करो, मैं वापस ना आऊँ। तुम इंतज़ार करो और मैं वापस ना आऊँ। दरख्शंदे ने सांस रोके उसे देखा था। क्या हुआ? रोमांटिक लाइंस आपको चीप लगती हैं तो मैंने सोचा कुछ अलग फिलॉसफी ट्राई करूं, उसने शरारत से कहा था। दरख्शे का सांस बहाल हुआ था। तुम महमूद दो दरवेश को पढ़ना बंद कर दो। बहुत फालतू बोलना आ गया है तुम्हें। आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता हूँ, इससे कदर ही नहीं है आपको मेरी, उसने मुंह बसोड़ कर कहा था। उस वक्त उसने शटअप करके उसे चुप करवा दिया था। अब उसकी वो सारी बातें याद आ रही थी जिन्हें वो चीप लाइंस कहती थी। एक एक पल में जैसे कांटों पे गुजर रहा था। दिल कर रहा था कि फोन दीवार पर दे मारे। क्या फ़ायदा जब वो आर्य से बात नहीं करवा सकता तो। तुम इंतज़ार करो और मैं वापस ना आऊँ। कानों में मुसलसल गूंजती उसकी आवाज़ खदशात बढ़ते जा रहे थे। दिल घड़ी की सुइयों के साथ रुक रुक कर चलता रहा। उसे आज एहसास पता चला था कि वक्त गुजरने की भी आवाज़ होती है, चुभती हुई आवाज़। वो इंतज़ार की अज़ियत से वाकिफ़ हो रही थी। राइट, मुझे एक बात बतानी है तुम्हें। वो कैलिफोर्निया जाने वाली फ़्लाइट में सवार थी जब सेरीना ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया था। क्या? रायत ने गर्दन मोड़ के उसे देखा था। मैं काफ़ी दिन से बताना चाह रही थी कि मैंने एक फ़ैसला किया है। मैंने सोचा है कि हम अब मज़ीद एक साथ काम नहीं कर सकते। मैं अलहदा होना चाहती हूँ, उसने आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोली थी। रायत नासमझी से उसे देखता रहा। तुम पार्टनरशिप तोड़ने की बात कर रही हो? उसने दोबारा कंफर्म किया था। सेरीना ने इस बात पे सर लाया था। आर यू श्योर कि तुम अलग होना चाहती हो? लेकिन क्यों? वो उसके अचानक फैसले पर हैरान लगता था। मैं 100% श्योर हूँ। क्यों का जवाब तुम रहने दो, वो सामने देखते संजीदगी से कह रही थी। दिल नहीं दुखेगा इतने साल की पार्टनरशिप छोड़ते हुए। वो अपनी सीट पर तिरछा होकर बैठे अफसोस से उसे देख रहा था। दिल दुखना बहुत छोटा लफ्ज़ है रायत, लेकिन जब दिल टूट गया हो तो दुख भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने अजीब अजियत भरे अंदाज में कहा था। रायत उसे देख के रह गया था। तो पार्टनरशिप की बात कर रही हो ना? तुम जानते हो जब तुम्हारी शादी का दावतनामा मुझे मिला तो मुझे क्या महसूस हुआ था? सेरीना ने गर्दन मोड़कर शाकी नज़रों से उसे देखा था। तुम मुझे दोस्त समझते तो तुम बताते मुझे, लेकिन तुमने तो गैरों की तरह। एक मिनट, रायत ने हाथ उठा के उसे बोलने से रोका था। शादी का फैसला मुकम्मल तौर पे मेरा पर्सनल मामला है। दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पर्सनल मामला तुमसे पूछकर या तुम्हें बताकर तय करूँगा, वो कतियत से कह रहा था। तो तुम मुझे पर्सनल फैसले के मुतालिक मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? वो तड़क कर बोली थी। ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। हमने इतने साल काम किया है साथ। तुम इससे अलग नहीं हो सकती। वजह तो तुम्हें बतानी होगी। मैं बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर, वो बार बार पलके झपक रही थी। रायत बंद हाथ की मुट्ठी लबों पर रखे खामोशी से उसे देखता रहा। उसके मुसलसल देखने से सेरीना के चेहरे पर दरार पड़ी थी। वो तड़क कर उसकी तरफ मुड़ी थी। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। वो उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। संजीदगी का खौल टूट गया था। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी शादी का दावतनामा मुझे पकड़ा दिया। उसने गहरा सांस लेकर मुड़ते गुस्से पर काबू पड़ना चाहा था। साजिशें, रोना पीटना, ये मुझसे नहीं होता। आजकल के दौर में रोक दे के कौन बैठता है? सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। मैं भी कर जाऊंगी। दिल का क्या है, टूट गया तो जुड़ भी जाएगा। वक्त लगेगा, लेकिन एक खलिश भी हमेशा रहेगी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन कोशिश भी मैं तब करती जब मैं तुम्हें ना जानती होती। लेकिन तुम फैसलों में कितने पक्के हो मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन मैं इसका क्या करूं कि तुम बहुत अच्छे लगे थे। परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सब में थी, तुम में थी। और तुम मेरे दोस्त भी थे। तो मेरा ऐसा सोचना कुछ गलत नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। अगर मोहब्बत होती तो मैं कोशिश तो करती ना, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने कंधे उचकाकर कहते लापरवाह बनना चाहा था। और फिर तुम छोड़कर क्यों जा रही हो? हम साथ काम कर सकते हैं, रायत ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लग गए थे। अब तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ रहूँ ताकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? नहीं रायत, ऐसा नहीं होता। मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखकर तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। अभी तो मैं फिर भी मूव ऑन कर लूँगी, बाद में मेरे लिए मुश्किल होगा।
और फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फैमिली ड्रामा वाले वैम्प का किरदार अदा नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद को ऐसे ज़ाया नहीं कर सकती। वो बेबसी से जैसे लेकिन कतियत से कह रही हो। और फिर तुमने जिसे अपने लिए चुना है वो मुझे पसंद नहीं है। एक आम सी लड़की, टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे बिल्कुल तुम्हारे बराबर नहीं लगती। तुम एक से ज़्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर। तुमने सही कहा, यही बेहतरीन जाने का वक्त है। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। संजीदा अंदाज में कहते वो अपनी सीट पर सीधा होकर बैठा था। वो उदास सा मुस्कुराई थी। वो अपनी बीवी के खिलाफ बात नहीं सुन सकता था। इश्क। शाम की चाय पर उम्मन अफसाने और ज़ैनब एक साथ होती थी, लेकिन आज अफसाने को कहीं जाना था तो अफसाने अकेली आज ज़ैनब को कहीं जाना था तो अफसाने अकेली ही लाउंज में बैठी थी। मेहदाद भी अभी तक नहीं आया था। वो चाय पीकर पिर्च और प्याली उठाकर सीधी हुई तो एक पल को चौंक गई। रज़ा पहलवी सामने वाले सोफे पे आके बैठे थे। सलाम। उन्होंने फ़ौरन सलाम झाड़ा था। ये यहाँ कब आए? रज़ा पहलवी ने सर के खम से सलाम का जवाब दिया था। वो सोचों में गुम मेज़ पर रखे वॉज को देख रहे थे। चाय बना दूँ आपको? उसके इस बात में सर हिलाने पर वो अपना कप छोड़ती मेज़ पर रखती उनके लिए चाय बनाने लगी थी। चाय छोटी ट्रे में पिर्च और प्याली रख के वो उन तक गई थी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। प्याली उठाते हुए उन्होंने एक नज़र अफसाने को देखा था। भरा भरा सरापा। वो एहतियात से चलती। तुम्हें जहमत हुई? वो एहतियात से चलती थी। तुम्हें जहमत हुई? माजरत, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो नरमी से बोलते माजरत ख्वाना अंदाज माजरत ख्वाना था। कोई बात नहीं, मुस्कुराकर कहते वो छोटे छोटे कदम उठाती अपनी जगह जाके बैठी थी। बेटी है या बेटा? उन्होंने अचानक पूछा था। जी? अफसाने ने नासमझी से उन्हें देखा था। जब समझ आया कि वो किसका बाबत पूछ रहे हैं तो वो जल्दी से बोली, बेटा है। माशाल्लाह, खैरियत से इस दुनिया में आए। तुम दोनों को उसकी खुशियाँ देखनी नसीब हो। उनकी दुआ पर पता नहीं क्यों अफसाने की आंखें झिलमिला गई थी। आमीन, उसने पूरी जज्ब से कहा था। बिजनेस की वजह से मुझे अक्सर सफ़र में रहना पड़ता था। मैंने अपनी औलाद में से किसी का बचपन नहीं देखा सिवाय अफसू के। वो मेरी इकलौती बेटी थी, सबसे छोटी और लाडली, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया कभी। वो कप हाथ में पकड़े चाय की सतह पर नज़र जमाए जैसे खुद कलामी कर रहे थे। उन्हें यकीनन अपनी बेटी याद आ रही थी। मुझे उसकी पसंद नापसंद का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उससे भी मोहब्बत थी। वो बहुत प्यारी थी। तुमने मेहरदाद को देखा है ना? अपनी माँ के नकूश चुराए हैं उसने, इसीलिए प्यारा है। वो हल्का सा मुस्कुराए थे। अफसाने भी मुस्कुरा दी। इस बात पर तो उससे कोई शक नहीं था। वो अक्सर रात को कितनी कितनी देर उसे देखती रहती थी। उसे अच्छा लगता था मेहरदाद को सोते हुए देखना। उसके बारे में सोचते हुए उसका चेहरा खुद ब खुद जगमगा उठा था। आंखों की चमक बढ़ गई थी। एक दिन वो एक लड़के को मुझसे मिलवाने लाई, आरफीन हाशिम। वो अच्छा लड़का था, लेकिन उस वक्त मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अफसू को पसंद था। उसने कह दिया कि वो इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। मुझे उसके ज़िद के हाथों मजबूर हो गया। अफसू के भाइयों ने बहुत मुखालफत की थी। मुझे आरफीन इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो ईरानी नहीं था। वो अच्छी शक्ल का मुलाजिम पेशा आम सा इंसान था लेकिन अफसू को वो आम नहीं लगता था। बेटी की ज़िद पर शादी तो कर दी, लेकिन मैं इस शादी को कबूल नहीं कर सका। मैं चाहता था कि वो शख्स मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाए। मैं चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी भी उसके साथ मर जाएगी। अब मैं सोचता हूँ काश मैं उस वक्त उसके फ़ैसले को खुशी से तस्लीम कर लिया होता। मुझे पता होता वो इतनी थोड़ी उम्र लिखवा कर लाई थी तो मैं कभी भी उनकी आवाज़ भारी हुई थी। वो कुछ देर खामोश हुए थे। अफसाने यासियत से उन्हें देख रही थी। उसके एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले आखिरी मुलाकात में हमारी बहुत बहस हुई थी। मैं उसे नाफरमान औलाद कहा था। मैंने उसे कहा था कि उसका शौहर और उसका बच्चा मर जाए तो तब उसे एहसास होगा। मैं उसकी आखिरी नज़रें नहीं भूल सकता। वो इतनी बेयकीनी से मुझे देख रही थी कि मैं उसके बच्चे को मरने की बद्दुआ दे रहा हूँ।
उनकी आवाज़ कांप गई थी। अफसाने ने बेसाख्ता अपने पेट पे हाथ रखा था। अब मैं सोचता हूँ कि अफसू ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए क्या सोचा होगा। उसे अपना बच्चा याद आया होगा जिसे वो कुछ देर के लिए ज़ैनब के पास छोड़ के गई थी। उसे तो यही लगा होगा कि उसके बाद उसके बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। उसे शायद ये भी लगा हो कि उसका बाप उसके बच्चे को मैं मार दूँगा। मुझे उसकी वो तकलीफ़ याद आती है और मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं उम्र की आखिरी सीढ़ी पर हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाह याद आते हैं। वो बोल रहे थे और आंसू अफसाने के पलकों के बार तोड़ते गाल पे फिसल रहे थे। मेहरदाद से मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसके साथ भी मैंने नाइंसाफ़ियाँ की हैं। बचपन में कभी मैंने पलट के उसे नहीं देखा। जब तक वो 17 साल की उम्र में अपना हक मांगने के लिए मेरे पास नहीं आया, तब उसकी आंखों में मौजूद बगावत देख के मुझे अफसू याद आई थी। सब समझते हैं मैं उस लड़के से डर गया था, लेकिन मुझे लगा कि कुदरत ने मुझे दूसरी बार मौका दिया कि मैं अपने गलत रवैये की इस्लाह कर सकूं। मैं अफसू को खो चुका था। उसकी तस्वीर को देख के रोता था, लेकिन उसकी जीती जाती निशानी मेरे पास थी और मैं बेजान चीज़ों को सीने से लगाए बेटी का गम मनाता रहा। मेहरदाद की आंखों से निकलते शोले बताते थे कि वो भी आग की भट्टी में झुलसता रहा है। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बार फिर नाकाम हो गया था। बेटी दिन से को खोकर उसकी अजीज़ जान बेटी को खोकर उसके अजीज़ जान औलाद को का भी ख्याल नहीं रख सका। फिर उसका रवैया उससे तब्दील हो फिर मेरा रवैया उससे तब्दील हो गया। मैंने अपनी लापरवाही की तलाफ़ी करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं तमाम उम्र, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वक्त मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं दाद के बच्चे को देख सकूँ, उसके साथ वक्त गुजार सकूँ, उसे मोहब्बत कर सकूँ। लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं है। दाद कह रहा था कि वो अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहा है, अपना बिजनेस भी यहाँ से वाइंड अप करेगा। मैं तुमसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि तुम उसे कहो कि वो रुक जाए। मेरे मरने के बाद भले जहाँ भी जाना चाहो तुम जाओ। मैंने अपना बिजनेस और सारी जायदाद भी तकसीम कर दी है। अब मैं आखिरी उम्र घर पर सुकून से गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत कुछ कमाया है पूरी ज़िंदगी, लेकिन इस लिस्ट में सुकून कहीं भी नहीं है। मैंने सुकून नहीं कमाया। अब मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेहरदाद को यहाँ से मत जाने दो। उसे कहो यही रुक जाए। मैं अकेले नहीं मरना चाहता। वो बज़ाहिर मजबूत नज़र आने वाला शख्स इस वक्त किसी हारे हुए जवारी की तरह बैठा था जिसने अपनी उम्र भर की पूंजी लुटा दी हो। अफसाने को हमदर्दी से उन्हें देखे गई। उसे उन पर तरस आ रहा था। वो उस वक्त बोलने के काबिल नहीं रही थी। वो कब वहाँ से उठकर चले गए तो थोड़ी देर बाद वो भी उठकर अपने कमरे में आई। दरवाजे की चौखट पर रुककर उसने हैरान होकर औंधे मुंह बेड पे लेटे मेहरदाद को देखा था। ये कब आया? दाद तुम कब आए? वो पेट के नीचे हाथ रखते आहिस्ता से चलते हुए बेड तक आई थी। जब तुम हकायते रज़ा पहलवी सुन रही थी। उसने उठकर बैठते हुए उसका हाथ थाम के उसे बेड पे बैठने में मदद दी थी। मतलब तुमने सब सुना? अफसाने ने आरामदेह अंदाज में टांगे पसार कर बेड पे क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेहरदाद ने इशारे से पूछा वो उसकी गोद में सर रख के लेट जाए। अफसाने ने इनकार में गर्दन हिलाई थी। मेहरदाद ने तकिया उठा के उसके साथ रखा और इशारा किया कि वो इधर ही सो जाए। अफसाने ने हाँ में सर हिलाया और तकिए पे सर रख के लेट गई। अफसाने का हाथ पकड़ के अपने माथे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगी। मैंने सब सुना, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। वो बंद आंखों से बोला था। ओके, लेकिन मुझे ईरान पसंद आ गया है। मैं यहाँ पर रहना चाहूँगी। और इसकी बात पर मेहरदाद ने आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन अफसाने ने हाथ उसकी आंखों पर रख दिया और अपनी बात मुकम्मल की। मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। मेहरदाद के माथे पे बल आए, लेकिन वो चुप करके पड़ा रहा। अफसाने ने उंगलियाँ उसके माथे पर फेरी, लेकिन वो बल नहीं गए। अफसाने ने उंगलियां उसके बालों में फंसाकर हल्का सा झटका दिया। मेहरदाद ने मुँह सुकेड़ कर आंखें खोलकर उसे देखा। अफसाने ने उंगलियों को झटका देकर सर ऊपर करने को कहा था। वो कहनी के सहारे ऊंचा हुआ। अफसाने ने नरमी से लब उसके माथे पर रखे। फिर वो गाल उसके माथे से टिका गई थी। कुछ पल फिर वो सीधी हुई। मेहरदाद को देखा। उसके माथे के बाल गायब हो चुके थे। वो मुस्कुरा दी। तुम अच्छा नहीं करती मेरे साथ। वो करवट बदल कर बाजू नरमी से उसके पेट
गेट बांधता चेहरा उसके बाजू में कर छुपा गया था। अफसाने थोड़ा सा नीचे खिसकी। मेहरदाद के सर के नीचे बाजू रखते उसे खुद से लगाते उसने आंखें मूंद ली। वो जानती थी कि वो अब कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने कैलिफोर्निया आकर हर मुमकिन जगह पे देख लिया जहां आरेज के मौजूद रहने का इम्कान था, लेकिन आरेज का कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर रात के परेशानी गुस्से में बदली थी और वो टाडा वालों के ऑफिस जा पहुंचा। सरीना उसे रोकती रह गई, लेकिन उसने जाकर डैनियल पर्ल का गला पकड़ लिया। वही डैनियल पर्ल जिसने आरेज को धमकी दी थी। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन जब आरेज ने उसके गले पर दबाव बढ़ाते गराते हुए धमकी दी, डैनियल पर्ल आकर मुझे आरेज हैदर नहीं मिला तो तुम्हारे ख़ानदान को अपने अस्तबल के घोड़ों के पैरों से बांधकर दुबई के रेगिस्तान में दौड़ाऊंगा, उस वक्त तक जब तक तुम अपने ख़ानदान वालों के जिस्मों के चिरचिरे उड़ते नहीं देख लेते। डैनियल पर्ल कोई बड़ा गुंडा नहीं था। वो आसानी से रात की धमकी से डर गया। अगर गुंडा होता भी तो इस वक्त वो अरबी जिस तरह उसके गले गर्दन दबोचे हुए था, उसने पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे भी डैनियल अभी नया बाप के बिजनेस को संभालने लगा था, तो इस शोखी में उसने धमकियां दे दी थी उन लोगों को। लेकिन आरेज की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ नहीं था। वो परसों आरेज से मिला ज़रूर था, लेकिन उल्टा आरेज हैदर की उसे धमका कर चला गया था। डैनियल पर्ल के ऑफिस से बाहर आते हुए वो हकीकतन परेशान हुआ था। आखिर आरेज कहाँ गया? ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? वो परेशान सा होटल वापस आया। सरीना उसे तसल्ली देके अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन वो टहलते हुए सारे मामले को दोबारा देख रहा था। आखिर कहाँ जा सकता था आरेज? उसी वक्त फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया था। आरेज का फ़ोन ऑन हुआ था। उसने जल्दी से लोकेशन ट्रेस की। वो उस होटल के नज़दीक की कोई जगह थी। वो जैकेट पहनता फ़ोन हाथ में लिए बाहर को भागा था। ट्रैकर जिस जगह की निशानदेही कर रहा था वहाँ उसे आरेज तो नहीं, चंद हबशी ज़रूर मिल गए थे। आरेज का फ़ोन भी उन्हीं से बरामद हुआ था। थोड़ी सी बातचीत और हाथापाई के बाद मिलाकर रात को मालूम हो गया था कि उन्हें फ़ोन कहीं पर गिरा हुआ मिला था। वो नहीं जानते थे कि ये फ़ोन किसका है। रात फ़ोन उनसे लेकर वापस होटल आया था। उसका दिमाग झुंझला रहा था। वो जहन को रिलैक्स करने के लिए शावर लेने चला गया। पानी सर पर पड़ा तो दिमाग अपनी जगह पर आया था। वो टावल सर पर रगड़ते कमरे में आया तो भी जहन आरेज में उलझा हुआ था। बाल ब्रश करते हुए एक स्पार्क सा हुआ और उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से शर्ट पहनकर जॉगर्स के तस्मे कसता जैकेट हाथों में पकड़े बाहर को भागा। उसे पता चल गया था आरेज कहाँ होगा। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो रज़ा पहलवी को बातों को ही सोच रही थी। लोग इतने जालिम कैसे बन जाते हैं? वो इन्हीं बातों को सोचते आधी सोई आधी जागी कैफियत में थी जब उसे महसूस हुआ कि मेहरदाद कमरे से बाहर गया है। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? आमतौर पर वो तजस्सुस में नहीं पड़ती थी। अभी जाने क्या दिल में समाई के उठकर उसके पीछे चली गई। उसे मेहरदाद की आवाज़ बिनबिनाहट की सूरत आ रही थी। उसने चंद कदम मजीद उठाए। अब मेहरदाद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तबरेज़ी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम समेत किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी कब्रें खुदवा दूंगा। मैं भी मेहरदाद। रज़ा नहीं, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो आर्मीन हैदर की हिफाजत यकीनी बनाओ। अफसाने जो पलके सुकेरे बात समझने की कोशिश कर रही थी, आर्मीने के नाम पर उसने दहल कर मेहरदाद को देखा था। वो उसकी तरफ पुश्त के फ़ोन पर किसी को धमकाने में मसरूफ़ था। दाद, क्या हुआ है? तुमने अभी आर्मीने का नाम लिया? आर्मीन हैदर का? वो तेज़ी से उसकी तरफ आई थी। वो करंट खा के उसकी तरफ पलटा। फ़ौरन फ़ोन बंद किया। नहीं तो मैंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। वो फ़ौरन मुकर गया था। वो तो उसे सोता हुआ छोड़ के आया था। वो किस वक्त जागी? मेहरदाद, झूठ मत बोलो। मैंने सुना तुमने मेरी बहन का नाम लिया है। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या आर्मीने किसी मुसीबत में है? खुदा के लिए मुझे बताओ। वो उसकी आंखों में देखते दबा दबा से चिल्लाई थी। पहले तो मेहरदाद नहीं बता रहा था, फिर अफसाने के रोने और चिल्लाने पर बताने लगा। मेरा दोस्त है सादत तबरेज़ी, उसकी भतीजी सारा तबरेज़ आर्मीने के साथ पढ़ती है। शायद वो दोनों दोस्त हैं। सादत के कुछ दुश्मनों ने
उसे धमकाने के लिए उसके भतीजे को अगवा कर लिया है और आर्मीने भी उस लड़की के साथ थी। वो जितना हो सका नॉर्मल अंदाज में बता रहा था, लेकिन आर्मीने की हालत ख़राब हो रही थी। मीने, मेरी बहन। उसके पेट में अचानक दर्द उठा। वो अपनी चीखें दबाते हुए वहीं बैठते चली गई थी। अफसाने, मेहरदाद घबराकर उसकी तरफ आया था। उसे कंधों से थामते हुए उसके साथ नीचे बैठता चला गया। उसे लगा उसने फर्श पर खून देखा हो। ज़ैनब माँ, ज़कीना, वो खल्क के बल चिल्लाया। उसकी आवाज़ रात के इस पहर पूरे पैलवी हाउस में गूंजी थी। ज़ैनब का इंतज़ार किए बगैर वो अफसाने के नीम बेहोश वजूद को बाहों में उठाए बाहर की तरफ भागा था। तुम गाड़ी चलाने पे फोकस करो, मुझे घूरना बंद करो। आरेज ने जमाई लेते मुंह पे हाथ रखा था। तुम्हारे सही ऐश है, नींदें भी पूरी नहीं हुई तुम्हारी, रायत ने जलकर कहा था। जिस वो कुछ याद आने पर कमरे से भागा था तो वहाँ से सीधा कैलिफोर्निया के सामने एक दरमियानी दर्जे वाले इलाके में पहुँचा था। तंग लेकिन साफ सुथरी गलियाँ, मतवसत तबके के खूबसूरत लेकिन छोटे छोटे घर। वो वहाँ मौजूद एक 3 मंजिला होटल तक आया था। वो दोनों अब अचानक कैलिफोर्निया आते और अपनी आमद कुछ लोगों से खुफिया रखना चाहते तो वो इसी होटल में रुका करते थे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को आरेज की तस्वीर दिखाई तो उसने फ़ौरन तस्दीक कर दी थी कि ये लड़का इसी होटल में ठहरा हुआ था। साथ ही वो ये भी बताया कि कल सुबह वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अब तो वो लोग डुप्लीकेट चाबी से दरवाजे का लॉक खोलने का सोच रहे थे। उसी वक्त होटल का मैनेजर का मालिक भी वहाँ आ गया था। वो रायत को पहचानता था और उसका एहतराम करता था। मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट की मदद में वो अरीस के कमरे तक पहुंचा था। मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट को बाहर रुकने का कहकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बज़ाहिर सब ठीक था। थोड़ा सा चलने पर उसे औंधे मुँह बेड पे लेटा अरेज भी नज़र आ गया था। वो धड़कते दिल से उस तक पहुंचा। उसे सीधा कर 2 उंगलियां उसके नाक के नीचे रखी। उसकी सांस से महसूस होते उसकी जान में जान आई थी। पानी का पूरा जग उस पर फेंक कर उसे जगाने के बाद उसकी ज़ुबानी जो उससे मालूम हुआ, उसका दिल किया रख के 2 थप्पड़ लगाए उसे। लेकिन नींद में झूलते आ रहे उसको देख कर उसको थप्पड़ मारने की ख्वाहिश दिल में दुबाई थी। हुआ कुछ यूँ कि आरेज ने गलती से बाहर किसी होटल के काउंटर पर रखा महलूल पानी समझ के पी लिया था। लेकिन उसे पीने के बाद पता चला कि वो महलूल पानी नहीं था, बल्कि नींद की दुआ मिला पानी था। अल्लाह जाने किसने रखा था और क्यों रखा था। लेकिन वो फिर डोलते कदमों से अपने होटल रूम में वापस आया था। मोबाइल भी वहीं के ही रास्ते में गिर गया था। जब रायत ने पानी फेंक कर उसे उठाया तो उसे पता चला कि वो कल से बेहोश की हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। वॉटेवर, फ़ोन दो, मुझे रक्षम से बात करनी है। उसने मुंह पे हाथ रखकर जमाई रोकी थी। देवक साहब, आपकी कोई और फरमाइश हो तो वो भी बताएं। राय जलती तो गया था उसके शाहाना अंदाज पर। आरेज ने बुड़बुड़ाकर आंखें बंद करके सीट के पुश से लगाई थी। रायत गाड़ी ड्राइव करते वक्फे से उस पर नज़र डाल लेता था। सरीना उनके साथ वापस नहीं आई थी। उसने कह दिया था कि वो चली जाएगी। रायत ने भी एतराज़ नहीं किया था। क्या देख रहे हो, मेरे कान लंबे हो गए हैं क्या? आरेज ने गर्दन मोड़ के उसे देखा था। कितने बड़े मीसने हो तुम, ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे याद मैंने कभी दरख्शे को रोते हुए देखा हो, लेकिन कल से उसका रो रो के बुरा हाल है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें लिए बगैर गया तो मुझे घर में दाखिल नहीं होने दी थी। वो रो रही थी, वो बेचैन हुआ था। तुम उन्हें बताते कि मैं ठीक हूँ। फ़ोन दो, मुझे बात करनी है उनसे। जा रहे हैं ना, आमने सामने ही बात कर लेना आप। रायत, फ़ोन दो मुझे। तुम चुप करके बैठे रहो, खबरदार आवाज़ आई तो। अभी मुझे आर्मीन से बात करने दो। उसने मोबाइल पर आर्मीने का नंबर मिलाते उसे झिड़का था। आरेज ने सीट की पुश से सर टिकाते आंखें बंद की थी। दरख्शे के रोने का सुनकर दिल चाह रहा था कि उठ के उसके पास पहुंच जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अब वक्त काटना मुश्किल था। जो वक्त गुजरता जा रहा था उसका दिल बैठता जा रहा था। रायत की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी। दरख्शंदे की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। दरख्शंदे, मत रो मेरी जान, वो आ जाएगा। फ़ोन बंद किया गया होगा, सिग्नल्स ब्लॉक हो गए होंगे। तुम ऐसे हल्कान मत करो खुद को। फातिमा उसे समझा के थक गई थी। वो उसकी हालत पर हैरान भी थी कि इतनी मोहब्बत करती थी वो उससे कि एक दिन उसके बात नहीं हुई उससे तो वो रो रो कर मरने तक आ गई थी।
सारा पता नहीं कितनी देर से जाए नमाज पे बैठी मुसलसल रो रो कर अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांग रही थी। उनको दो तरफ से परेशानी हो गई थी। मेहरदाद का फ़ोन आया था। अफसाने हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर की बताई गई डेट्स तो अब दूर थी, लेकिन कोई मसला हो गया था, इसलिए अब डिलीवरी करना ज़रूरी था। मेहरदाद ने ज़्यादा नहीं बताया था, लेकिन वो समझ गई थी कि बात सीरियस थी। हैदर जमान अलग परेशान थे। कभी आरएस की तरफ ध्यान जाता तो कभी अफसाने की तरफ। दिल को अजीब धड़का सा लगा हुआ था। फिर दरख्शंदे को रोते देखकर दिल को कुछ होता था। रायत ने फातिमा को फ़ोन करके कहा कि वो दरख्शंदे को अपार्टमेंट से हैदर विला ले जाए, तो वो लोग उस वक्त हैदर विला में ही मौजूद थे। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो सबसे पहले दरख्शंदे दौड़ते हुए मरकज़ी दरवाज़ा पार कर गई। सारा जाए नमाज से नहीं उठी थी। गाड़ी से निकलते आ रहे इसको देखकर वो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर उसके गले लगी थी। दिल पिघल गया था। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसकी मजबूत गिरफ्त बताती थी कि वो उसे कितना याद करती रही थी। आरएस पहले तो हक्का बक्का खड़ा रहा। उसने तो दिल में ख्वाहिश की थी एक बार कि वो भी उसे कभी भागकर उसके गले लगे। ख्वाहिश यकीनन हकीकत बन गई थी। उसने मुस्कुराकर उसे खुद में भींचा था। कुछ पल गुजरे। उसने उससे पीछे करना चाहा, लेकिन वो उससे अलग होने पर तैयार नहीं थी। आरएस ने एक नज़र हैदर और फातिमा को देखा। वो भी नम आंखों से उससे ही देख रहे थे। आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं, सब देख रहे हैं। आप कुछ देर और ऐसे ही रही तो मुश्किल हो जाएगी। आप जानती हैं, फिर मेरे हवास काम नहीं करते। वो बेबसी से मुस्कुरा दिया था। शट अप। वो एक मुक्का उसके कंधे पे रसीद करते रोते रोते हंसती थी। और तुम वो जो बकवास शेर सुनाने के बाद गायब हुए थे, उसका भी हिसाब लूँगी मैं तुमसे। कोई बात नहीं, मैं हिसाब किताब में बहुत अच्छा हूँ, मुस्कुरा कर कहते उसने नरमी से उसकी पेशानी चूमी थी। रायद उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए फ़ोन पर आर्मीने का नंबर डायल करते उनसे थोड़ा दूर चला गया था। नंबर पावर्ड ऑफ जा रहा था। उसी वक्त हफीज़ा खातून की कॉल आने लगी थी। रायद सर, आर्मीने मैम अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। उनका नंबर भी बंद जा रहा है। हफीज़ा परेशानी से कह रही थी। रायद का दिमाग भग से उड़ गया था। कब गई थी वो? दोपहर को गई थी और अब तो रात हो रही है। और आप मुझे अब बता रही हैं? उसने 2 उंगलियों से कनपटी से हिलाई थी। सर में दर्द होने लगा था। सर, मुझे लगा वो शाम तक खुद ही आ जाएंगी, हफीज़ा में मनाते हुए कह रही थी। रायद ने कॉल बंद की। उसने गर्दन मोड़कर एक नज़र सबको मुस्कुराते हुए चेहरे देखे थे। उसने आर्मीने के फ़ोन की लोकेशन चेक की। जो आखिरी लोकेशन हो रही थी वो यूनिवर्सिटी के करीब एक इलाके की थी। ये भी हो सकता था कि आर्मीने उससे राब्ता मुनक़िता कर दे। भले वो जितनी भी नाराज़ होती, वो उस वक्त यकीनन किसी मुश्किल में थी। सब अंदर चले गए तो आरेज़ और दरख्शे उस तक आए थे। क्या हुआ? आरेज़ ने बगौर उसका चेहरा देखा था। आर्मीने का नंबर बंद है। वो आज यूनिवर्सिटी नहीं गई और वो अपार्टमेंट वापस भी नहीं पहुंची अभी तक। नंबर भी साथ नहीं लग रहा। हफीज़ा खातून कह रही हैं कि वो किसी दोस्त के साथ गई थी। वो बेरब सा बता रहा था। वो ठीक होगी इंशाल्लाह। तुमने लोकेशन चेक की? वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस को? हाँ, पुलिस को। तुम जानते हो वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं कि एक फ़ोन बंद करके घर से निकल जाए। आरएस ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। वो उसे ठीक नहीं लग रहा था। रायद ने कुछ पल आंखें बंद करके सोचा, वो लंदन में किस किस को जानता था? अनजाने पहचाने वालों में से कौन इसकी मदद कर सकता था? अगर बात बिजनेस के हवाले से होती तो अभी दर्जनों कॉन्टेक्ट्स निकल आते, लेकिन ज़ाती काम के लिए वो किससे रब्ता कर सकता था? वो जहन में सब नाम दोहरा रहा था। रायद? आरेज़ ने उसका कंधा हिलाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही रायद। आरेज़, मेरी बात कराओ आर्मीने से, वो बेबसी से बोला था। दरख्शंदे उसे देख रही थी। अब वो बेहतर तौर पर समझ सकती थी कि उसकी अपनी भी तो कुछ देर पहले ऐसी ही हालत थी। आज वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें जब रायद की जैकेट के जेब में मौजूद आरएस का फ़ोन बजा था। रायद ने फ़ोन निकाल कर देखा। मेहरदाद का नाम लिखा आ रहा था। उसने कुछ सोचते फ़ोन ऑन करके स्पीकर पे डाल दिया था। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में एक तरफ रखी कुर्सियों में से एक पर सर हाथों में गिराए बैठा था। ज़ैनब साथ वाली कुर्सी पर बैठी मुसलसल दुआओं का वर्ड कर रही थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा था। मेहरदाद की दुनिया ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ती उस लड़की पर टिकी थी।
अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके पास तो कुछ ना बचता। अफसाने के साथ गुजरे लम्हे आंखों के सामने घूम रहे थे। जहन खाली था, दिल था जो धड़क रहा था, खौफ से, खदशात से। ट्राउज़र की जेब में मौजूद उसका फ़ोन पता नहीं कब से बज रहा था। ज़ैनब ने उसका कंधा हिलाकर उसे फ़ोन की तरफ मुतवज्जो किया। वो पहले तो खाली और ज़हनी से उसे देखता रहा, फिर बात समझ आई तो वो फ़ोन जेब से निकाल कर वहाँ से उठ गया था। सादत तब्रेज़ी की कॉल थी। उससे बात के बाद उसने आरेज़ का नंबर मिलाया। कॉल उठा ली गई थी। आरेज़, उसका नाम लेकर वो कुछ पल सोच में पड़ा कि उसे कैसे बताए। रायत बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आती आवाज़ पर मेहरदाद को लगा कोई मुश्किल आसान हुई है। इस मामले पर आर्मीने के शोहर से बात करना ज़्यादा आसान था। मेरी बात तहम्मुल से सुनना। मेरा एक दोस्त है सादत तब्रेज़ी, उसके बहुत दुश्मन हैं। उन्हीं में से किसी एक ने उसे धमकाने के लिए उसकी भतीजी को अगवा किया है। खतरे की बात नहीं है। उस लड़की ने किसी तरह अपने चचा को पैगाम भेजा है कि वो ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ उसे धमकी देने के लिए पकड़ा है। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उसे। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। जहन वैसे भी बटा हुआ था। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? लगता है फ़ोन स्पीकर पर था। आरेज़ की आवाज़ पर मेहरदाद ने आंखें मींची। अफसाने का भाई, वो सुनहरी आंखों वाला, उससे लड़का, सारा तब्रेज़ी आर्मीने हैदर के साथ पढ़ती है और वो दोनों दोस्त हैं शायद। तो इस वक्त आर्मीने भी उसके साथ है। उसने बता ही दिया। मैंने कहा था मेरी बात तहम्मुल से सुनना। इससे पहले कि वो कुछ बोलते उसने अपनी बात याद करवाई थी। आर्मीने बिल्कुल ठीक है। तब्रेज़ी कोशिश कर रहा है उन्हें बाजियाब कराने की, लेकिन अभी मैंने कहा कि आर्मीने के घर वालों में से कोई वहाँ पर पुलिस कंप्लेन कर दे तो ये अमल उनकी बनाई गई स्ट्रैटेजी में मददगार साबित होगा। उसने बात मुकम्मल की थी। ये भी शुक्र था कि उन दोनों लड़कों ने उसकी पूरी बात सुन ली थी। मैं समझ गया वो इन किडनैपर्स को प्रेशराइज करना चाहता है। यकीनन तुम्हारे दोस्त की बात होगी उन लोगों से। आरेज़ की पुरसुकून आवाज़ पर मेहरदाद ने शुक्रा किया। उसने समझदारी का मुजाहरा किया था। हाँ जी, ऐसा ही है। तुम अपने दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर दो मुझे, उसे मेरे बारे में बता देना, मैं रब्ता करूँगा उससे। रायत के कहने पर मेहरदाद ने नंबर भेजने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। सादत को मैसेज करके रायत को बताकर उसने सादत का नंबर आरेज़ को भेजा था। कोई और वक्त होता तो वो खुद लंदन चला जाता, लेकिन अभी अफसाने को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। वो वापस ज़ैनब के साथ आके बैठा। पता नहीं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा कब खुलना था। वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। रायत की सादत तब्रेज़ी से बात हो गई थी। वो इस वक्त लंदन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। आरेज़ ने साथ जाना चाहा, लेकिन वो बज़िद था कि वो खुद जाएगा। सर, आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? वो इस वक्त लंदन को जाने वाली परवाज़ में सवार था जब एयर होस्टेस उसकी सीट के पास आई थी। चाय, उसने संजीदगी से कहा था। ओके, एयर होस्टेस मुस्कुराकर कहते वहाँ से चली गई थी। इस एयर होस्टेस की कलाई पर तितली की शेप वाला टैटू बना हुआ था। इस टैटू को देखते एक याद उसके जहन के पर्दे पर लहराई थी। उसने दुकान से सर सीट की पुर्ज से टकाया था। अरमिन, सांस के साथ उसका नाम लबों से अदा हुआ था। उसने आंखें बंद करके याद को जीता जागता ख्याल बनने दिया था। अरमिन यार, तो मुझे कोई और काम बोल दो, वो ना कर लूँगा, लेकिन ये नहीं। वो कतियत से नफ़ी में सर हिलाता बैल्कनी में आया था। बर्फ़ से सफ़ेद हुआ पेरिस शहर बैल्कनी से नज़र आता था। रायत, इतना सा काम नहीं होता तुमसे। आर्मीने उसके पीछे आई थी। ये इतना सा काम है? पहले तो मुझे ये समझाओ कि आखिर बैठे बिठाए तुम्हें टाटू बनवाने का शौक़ क्यों चढ़ गया? वो इसकी ये फरमाइश मानने के मूड में हरगिज़ नहीं था। मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने बाजू पर टैटू करवा रहा था। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस थी। ये ट्रेंडिंग में है आजकल। तो मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी मोहब्बत में मेरे नाम का टैटू अपने सीने पर बनवा लो तो? वो मुँह बसोड़ कर कह रही थी। तुम्हारी मोहब्बत में बनवा तो लूँ, मगर मेरा ख्याल है ये टैटू वगैरह बनवाना हराम है इस्लाम में। उसकी बात पर आर्मीने ने आंखें पूरी खोलकर उसे देखा था। क्या सच में? अस्तगफुरुल्लाह, तुम पहले नहीं बता सकते थे? उसने एक मुक्का रायत के बाजू पर मारा और कमरे में चली गई थी। इसमें मुक्के मारने वाली बात क्या थी? रायत ने बाजू से हिलाते हुए उसे जाते हुए देखा था। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसके सर से टैटू का भूत उतरा था। वो वहीं बैल्कनी में खड़े बर्फ से गुजर कर आती ठंडी हवा चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसे पता था वो अभी वापस आएगी। 2 मिनट बाद ही आर्मीने की वापसी हुई थी। शर्ट उतारो, वो हाथ में मार कर लिए उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कह रही थी। रायत ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में शरारत आई। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथ
आर्मीने की शर्ट पर रखकर शर्ट ऊपर की थी। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपनी शर्ट उतारो। उसने गड़बड़ाकर उसके हाथ अपनी कमर से दूर किए। वो थोड़ी देर पहले मुंह धोकर आया था तो उसके हाथ अभी गीले थे और अब सर्दी से ठंडे हो रहे थे। आर्मीने को झुरझुरी आई। तुमने कहा शर्ट उतारो, ये नहीं बताया किस लिए? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाई थी। अब पता चल गया ना? चलो अब शर्ट उतारो। वो दांत पीस कर उसकी तरफ बढ़ी कि वो नहीं मान रहा था तो वो खुद ही उसकी शर्ट उतार देगी। अरमीन, यहाँ ठंड है बहुत। उसने कपकपाक कर भी दिखाया कि वाकई ठंड थी। नहीं है ठंड, तुम बहाने मत करो। वो अपनी बात पर मुसर थी। आखिरकार रायत को शर्ट उतारते ही बनी थी। ये परमानेंट मार्कर है, कुछ दिन तो रहेगा। जब ये मिट जाएगा तो मैं दोबारा लिख दूंगी। वो एक कैनी से उसके सीने पर से टिकाए, दोनों दूसरे हाथ से उसके सीने पर बंद मार्कर से लाइंस लगाते अपने नाम की जगह सेलेक्ट कर रही थी। सुनो, दिल कहाँ है तुम्हारा? पुरजोर अंदाज से उसे देखते हुए कहा था। मेरे ख्याल से उसे तुम्हारे पास होना चाहिए, है ना? रायद ने भी कंधे उचकाए थे। आंखें आर्मीने पर टिकाई थी। पेरिस का बर्फ मौसम, सामने खड़ी मनपसंद बीवी, उसका दिमाग खराब होते वक्त नहीं लगा था। मेरा मतलब था कि इधर किधर है? आर्मीने ने उसके सीने की तरफ इशारा किया था, फिर खुद ही आगे बढ़कर कान लगाकर उसकी धड़कनें सुननी चाहिए थी। तुम्हारा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। वो हंस के पीछे हुई थी। उसे अपना नाम लिखने के लिए सही मकाम मिल गया था। वो मगन होकर लिखने लगी थी। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाकर जब से खड़ा सीने पर होते मार्कर की सरसराहट बर्दाश्त कर रहा था। तुम ट्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही फॉलो करती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधों पर गिरे बाल पीछे किए थे। सफ़ेद शर्ट से नजर आती उसकी शफाफ लंबी गर्दन से बाल सरकते हुए गुजरे। रायद ने लब दांतों तले दुबाए पुरशोक नज़रों से नज़ारा देखा था, जबकि आर्मीने ने आंखें घुमाकर उसकी बात हवा में उड़ाई थी। रायद ने बगौर उसका आंखें घुमाना देखा, फिर नज़र भटक कर उसके सुर्ख लबों पे गई थी। पता नहीं वो उसे इतनी अच्छी क्यों लगती थी। वो गर्दन मोड़कर दूर दिखाई देने वाले दरख्तों को देखने लगा। जिस तरह वो पूरी तवज्जो से मारकर चला रही थी, वो फिलहाल उसे छेड़ने की गलती नहीं कर सकता था। ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसका काम मुकम्मल हुआ तो वो मार्कर बंद करके 2 कदम पीछे हुई थी। तौसीफी अंदाज से अपना कारनामा देखा था। हाँ जी, तुम्हें तो अच्छा लगेगा। वो बालकनी से कमरे की तरफ बढ़ गया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने दाएं बाएं रुख से अपने सीने पे लिखे आर्मीनी के नाम को शीशे में देखा था। मेरी राइटिंग अच्छी है ना? वो फख्रिया अंदाज में शीशे में देखती हुई कह रही थी। बहुत, लेकिन मेरी राइटिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी है। रायद ने पलट कर मारकर उसके हाथ से चिपटा और आंखें चमकी थी। नो, वो उसका इरादा समझते नफ़ी में सर हिलाती पलट के भागी थी। तुम इधर आओ ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी कमर पे लिखूंगा या बाजू पर। वो उसके पीछे भागा था। कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता। वो बेड के दूसरी तरफ गई थी। नहीं होता तो क्या हुआ, हम सेट कर लेते हैं ये ट्रेंड। वो उसके पीछे गया था। आर्मीने ने झुककर उसके पहलू से निकलना चाहा, लेकिन वो उसे पकड़ चुका था। रायत, देखो ये कोई मजाक नहीं है। वो उसकी सख्त गिरफ्त में झटपटाई थी। आमतौर पर वो बहुत नरमी से पेश आता था उससे, लेकिन ये बदलती गिरफ्त वो पहचानती थी। वो उसके अंदाज से आर्मीने की जान जाती थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। उसे कमर से शर्ट से पकड़कर नज़दीक खींचा। आर्मीने ने दोनों पलके झपक कर उसे देखा। चेहरे पर मासूमियत तारी की। रायद ने भी दोबारा पलके झपक कर नफ़ी में सर हिलाया था। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? आर्मीने ने उसके पेट पे गुदगुदी की थी। रायद की गिरफ्त उस पर ढीली पड़ गई थी। वो उसका घेरा तोड़कर भागती जुबान निकालकर उसे चिढ़ाना नहीं भूली थी। अब तुम मुझसे बच जाओ। मुंह पर हाथ फेर कर उसे धमकाते हुए वो उसके पीछे आया था। अब वो आगे पीछे कमरे में भाग रहे थे। बिल्कुल खिलखिलाकर उसे चढ़ाती हुई आर्मीने और मसनूई गुस्से से धमकी देता हुआ रायद। आर्मीने बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ भागी, लेकिन कंबल में पाँव अटका और वो बेड पर गिर गई थी। इससे पहले कि वो वहाँ से उठती, रायद उसके दोनों हाथ अपने कब्जे में लेते उसके ऊपर आया था। अब तुम्हारा क्या होगा? वो उसकी आंखों में नाचती शरारत। आर्मीने ने गर्दन नफ़ी में हिलाई थी। रायद, जी मिसेस रायद। उसने दोनों हाथ में पकड़े पॉइंटर का ढक्कन मुंह से निकालते दूसरे हाथ से उसकी शर्ट कमर से ऊपर खिसकाई थी। सर, आपकी चाय?
एयर होस्टेस की आवाज़ पर वो चौंक कर हाल में वापस आया था। शुक्रिया, लेकिन अब तलब नहीं है, आप ये वापस ले जाएं, संजीदगी से कहते हैं वो वापस आंखें मूंद गया था। एयर होस्टेस ने हैरान होकर उसे देखा। अभी तो खुद ही कहा था चाहिए चाहिए और अब वापस भेज दी। अमीर लोगों के नखरे। वो माथे पर बल डाले वहाँ से जा चुकी थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। इंतज़ार के तवील पहरों के बाद डॉक्टर ने आकर उसे ज़िंदगी की नवीद दी थी। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से थे। थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुजूर सिजदा शुक्र बजा लाने के बाद वो रूम में आया तो अफसाने नीम गनूदगी में थी। वो बच्चे के बिस्तर तक आया। डॉक्टर कह रही थी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, लेकिन बच्चा सेहतमंद था। उसने पहली नज़र इस छोटे से गुलाबी वजूद को देखा और कितनी ही देर वो उसे देखे गया। उसने उंगली से उसे छू कर देखा। वो बहुत छोटा था। उसके हाथ पांव भी इतने छोटे थे। मेहरदाद ने हल्के से मुस्कुरा कर उंगली से उसके हाथ को छुआ था। तब बच्चा हल्का सा कसमसाया और मेहरदाद को लगा कि उसकी पूरी दुनिया इस छोटी सी हथेली में सिमट कर आ गई है। उसका बच्चा उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में लिए हुए था। दाद, अफसाने की आवाज़ पर उसने आहिस्ता से उंगली अपने बेटे की गिरफ्त से छुड़ाई और अफसाने की तरफ आया था। झुककर उसके माथे पे बोसा दिया। दाद, आर्मीने कैसी है? मेरी बात कराओ उससे। वो होश में आते ही अपनी तकलीफ से बेनियाज अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी। वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई है उससे, रायद है उसके पास, तुम्हारी बात कराऊंगा मैं उससे। उसे जो सही लगा उसने वही कह दिया। वैसे अभी उसे यकीन था कि आर्मीने ठीक ही होगी और कुछ ही वक्त में रायद भी उसके तक पहुंच जाएगा, तो उसे गलत बयानी करना दुरुस्त लगा था। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। तुम्हें पता है हमारा बेटा बहुत प्यारा है। उसने अभी मेरी उंगली पकड़ी थी। उसकी बात पर अफसाने ने गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा था जहां उनका बेटा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उसे बहुत जल्दी थी आने की। वो नम आंखों से मुस्कुराई। वो अभी तक नीम गनूदगी में ही थी। वो चंद मिनट उससे बात करता रहा, फिर अफसोने सो गई तो वो भी वहीं बैठा रहा। उसका दिल नहीं किया वहाँ से कहीं भी जाने को। उसकी दुनिया तो फिलहाल इसी कमरे में कैद थी। वो सादिक तबरेज़ी के साथ मुसलसल राब्ते में था, लोकेशन पुलिस के हमरा। जब वो उस शहर से बाहर उस गोदाम टाइप जगह पहुंचे जहां पर आर्मीने और सारा तबरेज़ी को रखा गया था, तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस गोदाम के दहाने पर खड़ा था। रायद ने नज़र घुमाकर चारों तरफ जायज़ा लिया। कानों में सादा तबरेज़ी की आवाज़ गूंजी। मेरे उन लोगों से सेटलमेंट हो गई है। वो सारा और तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चले जाएंगे। तुम पुलिस को साथ लेके जाना और लड़कियों को वहाँ से ले आना। तुम्हें वो सारा एरिया खाली मिलेगा। उसने पुलिस वाले से माउथ स्पीकर लेकर आर्मीने का नाम लिया और उसे बुलाया। उसे पता था वो यहीं कहीं छुपी होगी। चंद लम्हों बाद वो उसे नज़र आ गई थी। बड़े से ड्रम के पीछे से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रोशनी में आए। रायद का कब से उठका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो माइक पुलिस वाले को पकड़ाता आर्मीने की तरफ बढ़ा। उसे मजबूती से सीने से लगाते उसने तशक्कुर भरी नज़रों से ऊपर की तरफ देखा था। वो जिस ज़हनी हालत में वहाँ तक पहुँचा था वो जानता था या उसका खुदा। वो ज़िंदगी में कभी इतना खौफजदा नहीं हुआ था जितना पिछले कुछ घंटों में। जान खलक तक आई हुई थी। मैं ठीक हूँ रायद, डोंट वरी। वो उसके सीने से सर उठा के उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। उसकी मुस्कुराहट बताती थी कि वो वाकई ठीक है। चलो घर चलें। थोड़ी देर बाद वो रस्मी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसने आर्मीने का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने के लिए कदम बढ़ाए थे। सारा भी है साथ। आर्मीने के कहने पर उसने एक नज़र उस घुंघराले बालों वाली लड़की को देखा। वो पहली नज़र में उसे खामोश तबा सादा सी लड़की लगी थी। तुम्हें पता है वहाँ एक आदमी था, उसके इतने लंबे बाल थे, अगर हम उसके बाल खींच लेते तो वो गिर जाता और वो हम पे पहरा दे रहा था। इस तरह हम बात सकती थी वहाँ से। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठी आर्मीने आंखें बड़ी कर करके अपने अगवाकार की रुदात सुना रही थी। तो खींच लेती उसके बाल। रायद ने स्टीयरिंग घुमाकर मोड़ काटा था। हमारे बालों की लंबाई देखी है आपने? वो भी तो हमें हमारे बालों से पकड़कर घसीटते। सारा तबरेज़ी ने तामुल से कहते चश्मा अपनी नाक पर दुरुस्त किया था। रायद लब भीज गया था। पिछले आधे घंटे से वो लड़की रायद की हर बात का उलट जवाब देकर उसे अच्छा खासा तबा चुकी थी और आर्मीने भी उसकी हर बात पर नफ़ी में सर हिलाते रायद को ऐसे देखती जैसे उसकी अक्ल पर शक हो। मैंने वहाँ पर जब तुम्हें आते हुए देखा तो मेरा दिल किया मैं भागकर तुम्हारे गले लग जाऊँ। आर्मीने ने अपने बाजू को
क्रॉस करके गले लगाने वाला साइन बनाया था, तो आ जाती, लग जाती गले। रायद ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसका गाल छुआ था। उसे अंदाज़ा था कि वो कितनी खौफजदा रही होगी वहाँ पर खतरा था, दुश्मन छुपे भी हो सकते थे, गोलियां भी चल सकती थी। सारा तबरेज़ ने ऐसे अंदाज में बोला जैसे कह रही हो कि शक्ल से तो आप समझदार लगते हैं। आर्मी भी तो भी गले हिला हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। रायद खफ़त से मुस्कुरा के रह गया था। वो अब उस लड़की के पहले तासुर पर नज़र आसानी करने पे मजबूर हो गया था। उसकी ज़ुबान की रफ्तार से पता चल रहा था कि वो सादा और खामोश तबा तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिस कमरे में हमें रखा गया था ना, वहाँ पे एक विंडो थी। उसकी जाली बहुत कमज़ोर थी। अगर हम कोशिश करते तो उसे तोड़ सकते थे और फिर वो विंडो फांक कर हम सीधा गली में जाते और वहाँ से मेन रोड तक पहुँच जाते। आर्मीन ने हाथ से इशारा करके विंडो तोड़ने का बताया था। तो क्यों नहीं किया ऐसा? बज़ाहिर संजीदगी से पूछते वो दान कचकचा रहा था, जो अब यकीनन पिछली सीट पर बैठी चश्मे वाली लड़की मिस तबरेज़ी की तरफ से आने वाला था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुत्ता बंधा हुआ था। उसकी आवाज़ बहुत खौफजदा थी। आप क्या चाहते हैं हम वहाँ से भागकर कोशिश करते और वो कुत्ता हमें काट लेता? मिस तबरेज़ी ने अब की बार अफसोस से चश्मा लगी आंखों से उसे देखा था। रायद लब भीचे सामने गया। वो आर्मीने को इस लड़की से दोस्ती नहीं करने दे सकता था, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कुछ बातें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। मिस तबरेज़ी मुस्तकबिल में आर्मीने की बेस्ट फ्रेंड बनने वाली थी। रायद आर्मी ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ घुमाते बड़े लाड से उसका नाम लिया था। अगर मिस तबरेज़ी वहाँ ना होती तो उसका लाड का जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में देता, लेकिन अभी सिर्फ गर्दन घुमाकर भुएं उठाकर आर्मीने को देखने पर इत्तफाक किया था। मैंने सारा से कहा है कि अब वो मेरे साथ रहेगी अपार्टमेंट पर। ये तो मान ही नहीं रही, लेकिन मैंने कहा मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो ये मान गई। रायद ने लब भींचते पीछे। अब मामला संजीदा हो रहा था। वो कैसे एक अनजान लड़की पर इतना भरोसा कर सकती थी, और वो लड़की जिसकी वजह से वो अभी भी एक बड़ी मुसीबत से गुजर कर आई थी। हम इस बारे में घर चल के बात करेंगे। वो इतना भी बदलिहाज नहीं था कि अपने ख्यालात का इजहार उस लड़की के सामने कर देता। बात क्या करनी है, बस तय हो गया ना। आर्मीना ने जैसे फैसला किए बैठी थी, और वक्त बताने वाला था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी में खुद से किए जाने वाले दुरुस्त फैसलों की शुरुआत था। सारा को हॉस्टल ड्रॉप करके वो अपार्टमेंट आए। लिफ्ट से निकलकर अपार्टमेंट की तरफ आते हुए आर्मीना मुसलसल बोल रही थी। पहले मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी एक एडवेंचर है। रोज़ रोज़ थोड़ी ना किडनैप होती हूँ मैं। लेकिन एक बात है, इस किडनैपर के चेहरे इतने भी खौफनाक नहीं थे जितने फिल्म में दिखाए जाते हैं। या पता नहीं, वो मुसलमान थे इसलिए वो थोड़ा बहुत दर्द था वो तब ख़त्म हुआ जब सारा ने अपने अंकल से रब्ता किया। और रायद उसकी बातों पर सर हिलाते हुए चलता आ रहा था। अगवा होकर आर्मीने का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया था। ये तो कुछ अजब ही हुआ था। वो हल्का सा हंसा था। वो अब अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल रहा था। अच्छा तुम्हें पता, वो अंदर दाखिल होते हुए बोल रही थी जब रायद ने बाजू से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा। इरादा उसका मुसलसल चलता मुंह बंद करवाने का था, लेकिन आप लोग आ गए। मैं कब से आर्मीने मैम की बाहिफाजत वापसी की दुआ कर रही थी। हफीज़ा खातून सामने ही मौजूद थी। जी, मिलने अपनी आर्मीने मैम से। वो दांत पीस कर मुस्कुराया था। उसे क्या थोड़ी देर को अपनी बीवी के साथ प्राइवेसी नहीं मिल सकती थी? क्या ज़रूरी था इन खातून का वहाँ आना? आर्मीने ने हफीज़ा खातून से मिलते हुए कनखियों से रायद को देखा, जो माथे पर बल डाले कमरे की तरफ जा रहा था। वो उसे जानती थी। वो कितना कूल और रिलैक्स नज़र आ रहा था उतना था नहीं। वो ऐसा ही था। अभी भी वो अपने इमोशंस बाद में बताता कि वो कितना डर गया था उसके हवाले से। उसने ख़ुद को कितना बस महसूस किया था, लेकिन फ़िलहाल तो जो उसे महसूस करना था उस पर हफीज़ा खातून की आमद रुकावट साबित हुई थी। आर्मी ने मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, उसका मूड ठीक करना उसे आता था। अब वो जल्दी जल्दी बोलते हुए हफीज़ा खातून को कह रही थी कि वो कुछ अच्छा सा बनाए, उसे भूख लगी है। अफगानकारों ने कुछ अच्छा खाने को भी नहीं दिया, सिर्फ सूखा हुआ ब्रेड था उनके मेन्यू में। कुछ माह बाद
आज हैदर विला में रौनक और चहल पहल थी। घर के अफराद के अलावा चंद जाने पहचाने वाले मेहमान भी नज़र आ रहे थे, जिनमें ज़ैनब और रज़ा पहलवी भी शामिल थे। लॉन में दावत का इंतज़ाम किया गया था। अफसाने अपनी दोस्त लेज़े से माजरत करते हुए ज़ैनब की तरफ आई, जो एक तरफ बैठी हुई थी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आंटी, आपने मेरे यहाँ आने की दावत कबूल की। अफसाने उनके हाथ पे हाथ रख के बोली थी। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे अपने ख़ानदान का हिस्सा समझा। मेरे लिए तो तुम और मेहरदाद ही मेरा ख़ानदान हो। मेरे माविया को अगर अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करता तो आज उसके भी बच्चे होते। वो दादी से मुस्कुराई थी। इसका मतलब है माविया को भी कोई लड़की पसंद थी, है ना? अफसाने जानती थी कि वो अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों खामोश हो जाती थी। उन्होंने उन्हें बोलने पर उकसाया था। तुमने सही समझा, माविया को एक गैर मुल्की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उस लड़की को माविया से मोहब्बत नहीं हुई। वो उसकी खातिर उसके वतन चला गया था। वहाँ पर दो कौमों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। उस लड़की का पूरा ख़ानदान उस लड़ाई के दौरान मारा गया। आखिर में वो लड़की मान गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, माविया बस वहाँ से वापस आने पर राज़ी नहीं हुआ। एक दिन खबर आई कि वो उस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मैयत भी घर नहीं आ पाई। वो लड़की आई थी मेरे पास, माविया की कुछ अमानतें थी वही देने। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। मैंने उसे बहुत कड़वी बातें सुनाई। यहाँ से जाते हुए वो लड़की रो रही थी। बाद में एहसास हुआ कि कोई भी गलत नहीं था, ना वो लड़की, ना माविया और ना मैं। हम सब किस्मत के मारे हुए थे। अब तो मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा एक अजीम मकसद की खातिर शहीद हुआ था। उस लड़की का वतन कौन सा था? अफसाने ने गर्दन मोड़कर ज़ैनब को देखते सवाल किया था। आज पहली बार ज़ैनब ने इतना बताया था। उसे माविया की कहानी जाननी थी। कौन थी वो लड़की, कैसी थी, जिसकी खातिर माविया मौत को गले लगाने पर राज़ी हो गया था? कैसा था वो वतन जहाँ से माविया वापस ना आ सका? ऐसा क्या तिलिस्म था? आर्मीने की दोस्त सारा तबरेज़ी चलते हुए लॉन की एक तरफ आई थी, वहाँ जहाँ हमारी कहानी के तीनों सुपर हीरोज़ थे। मिस तबरेज़ी खुशी हुई आपको देखकर। रायद ने दान कचकचा बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए उसे खुशामदीद कहा था। शुक्रिया, मैं कुछ पूछने आई थी आप लोगों से। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा था। मैंने सोचा डायरेक्ट आप लोगों से ही बात कर लूँ। उसने चश्मा नाक पे दुरुस्त किया। जी पूछे। आरएस ने रस्मी सा मुस्कुराते इजाज़त दी थी। तो आप लोग कहाँ मिले थे भला? आप सब एक साथ कैसे इकट्ठे हुए? ज़रा अपनी दास्तान मोहब्बत तो सुनाए। उसने बारी बारी इन तीनों को देखा, जिनके चेहरों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। मुझे आपकी तरफ की कहानी सुननी है। जगमग करती आंखों में शौक का जहान आबाद था। मोहब्बत की दास्तानें तवील हुआ करती हैं, 2 हरफों में कहाँ आती हैं। मेहरदाद के लबों पे कलूही मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखाई थी। मेरे पास वक्त की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। उसने सीने पे हाथ रख के हल्फ दिया था। वो लब दुबाए सोच में पड़ गया था। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना, इस कदर झमेले में। अरबी लोग ज़्यादा फसीह बलीग होते हैं। यकीनन कहानी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। उसने रायद की तरफ इशारा किया और ज़ैनब के साथ बैठी अफसाने की तरफ मुड़ गया। अफसाने की गोद में जो मौजूद अपने बेटे को हाथों में उठाकर हवा में उछाला। बच्चे ने खुशी से किलकारी भरी और ख़ुद को अपने बाप के बाजुओं में महफूज महसूस किया था। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। मैं कहानी सुनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद है, आप इससे तस्दीक कर लें। वो देखें ज़रा, मेरी बीवी को हवा तंग कर रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो मिस तबरेज़ के जवाब दे ही ना दे। वो अपने पाँव तक लहराते लिबास का घेर संभालते हवाओं से लड़ते आर्मीने की तरफ बढ़ गया था। उसके गिर्द बाजुओं का घेरा बनाकर उसके कंधे पर ठोड़ी रखे उसके कान में कोई खूबसूरत सरगोशी कर रहा था। शायद क्योंकि आर्मीने के चेहरे पर झंझलाहट की जगह मुस्कुराहट ने ले रही थी। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने शोहर को साथ ले जा सकती हूँ। सियाह अरबी आंखों वाली लड़की उनकी तरफ आई, जो जवाब सुनने की जहमत किए बगैर सुनहरी भूरी आंखों वाले लड़के को हाथ से पकड़ कर अपने साथ ले गई थी। वो लड़का निज़ार होती नज़रों से उसे देखता उसके साथ खींचता चला गया था। सवाल करने वाली उनको देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फिसल गई थी। वो गोया एक सरसब्ज मैदान में खुलती एक खिड़की की चौखट पर बैठी है। सामने का मंजर मुकम्मल और खुशकुन है।
खुशबाश लोगों का एक गिरोह है जिनके साथ तमाम अफराद के चेहरे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे सुबह नूर के उजाले से गुजर के आए हों, और इस मसाफत का चमकीलापन उनसे लिपट कर अमर हो गया हो। वो मुतमईन अंदाज में उनको देख रही थी। उनकी खुशियों की तवील उम्री के लिए खुदा से महवे दुआ थी। तुमको जो सुनानी है बात गो ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। और यहाँ पे इस नावल का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस